तो आपको 25-26 साल का एक्सपीरियंस है कमोडिटीज़ में, तो आई थिंक यू आर द बेस्ट पर्सन टू हेल्प अस अंडरस्टैंड कि पूरा कमोडिटी साइकिल में क्या चल रहा है इंडिया में। तो सबसे बेसिक से शुरू करते हैं कि कमोडिटी का मतलब क्या होता है। बहुत लोगों को शायद पता भी नहीं, अपने पास बहुत सारे कमोडिटीज होती है, इवन इलायची भी ट्रेड होता है इंडिया में। तो आपके मसाला डब्बे में तो आधी चीज़ ट्रेड हो रहा है। आज के हमारे गेस्ट है किशोर नारने, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ये पॉडकास्ट कमोडिटीज पर एक कंप्लीट मास्टर क्लास होने वाला है, जहां हम बेसिक से लेकर एडवांस कॉन्सेप्ट्स तक सब कुछ समझने वाले हैं। तो क्रूड ऑयल पे आपका क्या प्रेडिक्शन है 2027 में? आपको क्या लगता है क्या प्राइस पे जाएगा ये? ग्लोबली क्रूड ऑयल एक्सेस सप्लाई है। अगर वॉर निकाल दे आपको $60-70 का होना चाहिए। सिमिलर पिछले 8 साल से उसका इन्वेंट्रीज कम होते जा रहे हैं, बिकॉज उसका जो टोटल प्रोडक्शन से ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है। सो इन दैट केस यू आर इन अ स्ट्रक्चरल बुल मार्केट। कॉपर करंट प्राइस एंड 2027 क्या लगता है? कॉपर में अराउंड 1200 के आसपास है। अगेन 25-30% हायर पोटेंशियल है। एल्यूमिनियम एक्चुअली वेरी लेस डाउनसाइड, 5% आप डाउनसाइड पकड़ सकते हैं, अराउंड 15-17% अपसाइड। निकल एक्चुअली ओवरऑल अपसाइड है बट वेरी लेस, सो आई थिंक 10% का रेंज में ट्रेड करेगा अप एंड डाउन। तो आपको क्या लगता है गोल्ड और सिल्वर 2027 तक क्या प्राइस होगा? तो आपको 25-26 साल का एक्सपीरियंस है कमोडिटीज़ में एंड आप पूरा कमोडिटीज़ पे स्टडी करते हो एवरी सिंगल डे, सो आई थिंक यू आर द बेस्ट पर्सन टू हेल्प अस अंडरस्टैंड कि पूरा कमोडिटी साइकिल में क्या चल रहा है इंडिया में। तो सबसे बेसिक से शुरू करते हैं कि कमोडिटी का मतलब क्या होता है एंड व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट फॉर अ पर्सन लाइक मी टू अंडरस्टैंड कि ये कमोडिटी से मुझे क्या इम्पैक्ट होगा? या एक्चुअली ग्लोबल मार्केट्स में अगर जाते हैं ना, तो सारे डेरिवेटिव्स को कमोडिटीज में डाला जाता है एक्चुअली। एंड जो डेरिवेटिव्स जो बोलते हैं, डेरिवेटिव्स मतलब फ्यूचर्स, ऑप्शंस, उसका रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट स्वैप्स भी होता है, वो सब है। वो उसका जो शुरुआत ही हुआ था कमोडिटीज में एक्चुअली ग्लोबली। एंड सबसे पहले व्हीट में हुआ था, उसके बाद जापानीज राइस ट्रेडिंग में हुआ था, वगैरह वगैरह। सो इक्विटी डेरिवेटिव्स है ना, बहुत ही बाद में आया था वो एक्चुअली। सो ग्लोबली अगर यूएस मार्केट्स में अगर देखेंगे तो सारे डेरिवेटिव्स एक जगह पे होता है, उसको कमोडिटीज ही बोलते हैं एक्चुअली, इट्स डेरिवेटिव्स को। सो इक्विटी मार्केट बेसिकली कैश मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट कैपिटल मार्केट्स होता था, जहाँ पे आप कैपिटल रेज कर रहे हैं एंड इन्वेस्टर्स, वो एक जरिया है कि आपको बिजनेसेस को कैपिटल रेज करने के लिए। डेरिवेटिव मार्केट्स का जो मकसद होता है हेज करने के लिए, वो आप इक्विटी रिस्क हेज कर रहे हैं, कमोडिटी रिस्क हेज कर रहे हैं या करेंसी रिस्क हेज कर रहे हैं, कोई भी रिस्क हेज करने के लिए होता है। सो हालाँकि हेज का मतलब ही ये होता है कि आपका रिस्क किसी और के ऊपर डाल रहे हैं, वो किसी और के ऊपर डाल रहा है। रिस्क मतलब वो हैंड्स बदल रहा है, राइट? सो प्रोड्यूसर का रिस्क और किसी और का डाल रहा है, कंज्यूमर उसका रिस्क, जो आप कमोडिटी का यूज़र है या प्रोड्यूसर है, तो आपका रिस्क बाज़ार में उतार रहा है। सो इस बीच में ये पूरा जो कुशन करने के लिए देयर इज़ अ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी इज़ दैट कि जो फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स है, ट्रेडर्स जो बोलते हैं, कि जिनको कमोडिटीज़ से कोई लेना-देना नहीं है, इन लोग मैथमेटिकली रिस्क को एनालाइज़ करते हैं या हिस्टोरिकल प्राइसेस से रिस्क को एनालाइज़ करते हैं, और इसका रिस्क का मिस प्राइसिंग जहाँ पे होता है, उसको खाने के लिए आ जाते हैं फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स। वो एक्चुअली इन दोनों साइड से, प्रोड्यूसर की साइड से और कंज्यूमर के साइड से जो रिस्क है, वो इन दोनों एब्ज़ॉर्ब करते हैं। सो दैट इज़ द फाइनेंशियल पार्ट। सो कमोडिटी मार्केट हमेशा 3 पिलर पे खड़ा होता है, या अभी चौथा पिलर भी बोल सकते हैं उसको, कि एक है प्रोड्यूसर, दूसरा है यूज़र कमोडिटी का, तीसरा है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में रिटेल भी हो सकता है और इंस्टीट्यूशंस भी हो सकता है। दैट्स द प्रेडोमिनेंट मार्केट। सो इन दिस सेटअप एसेंशियल इज प्रोड्यूसर एंड यूजर, जो उनका काम के लिए आ रहा है, विच इज देयर ऑफिशियल वर्क, मतलब उनको जरूरी है। बट फाइनेंशियल इन्वेस्टर जो है वो मिस प्राइसिंग एंड जहाँ पे वो उनको लगता है डायरेक्शनल कॉल्स लेना है, वहाँ पे आ रहा है कि उनको लगता है कि मार्केट अंडर प्राइस्ड है, ओवर प्राइस्ड है, एंड देन उन लोग उस डायरेक्शन को ट्रेड करके कुछ मुनाफा कमाने के लिए आते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कमोडिटी मार्केट। तो इसमें अभी कौन से टाइप के कमोडिटीज़ होती है? हमें तो बस पता है कि गोल्ड है, सिल्वर है, हमें तो बस 2-3 नाम पता है। तो और कौन से टाइप के कमोडिटीज़ होती है जो हमें पता ही नहीं है? सी अगेन, मैं क्यों ग्लोबली बात करता हूँ, ग्लोबल कमोडिटी मार्केट एक्चुअली एक ही होता है ग्लोबली।
राइट? सो ग्लोबली इसको 3-4 सेगमेंट में आप उसको कैटेगराइज़ कर सकते हैं बिकॉज़ आप इक्विटी मार्केट की अगर परिभाषा में बोलूँ तो वहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आप बैंकिंग हो गया राइट, कंज्यूमर हो गया, राइट? देयर आर सेक्टर्स और थीम्स, राइट? यहाँ पे भी आप ऐसा अगर करें, वन इज़ द प्रेशियस मेटल्स। प्रेशियस मेटल्स इज़ बेसिकली गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एंड पैलेडियम, राइट? सो एंड देन एनर्जी, एनर्जी में आपको क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कोल, नाफ्ता, मल्टीपल एनर्जी कमोडिटीज़। देन होता है ग्रेन्स, ग्रेन्स में हो गया राइस, व्हीट, मेज़, कॉर्न, राइट? अलग-अलग ग्रेन्स का मार्केट होता है। देन फोर्थ होता है सॉफ्ट्स, सॉफ्ट्स का मतलब कॉटन, शुगर, कॉफ़ी, दीज़ काइंड ऑफ कमोडिटीज़ आर कॉल्ड सॉफ्ट्स। सो ब्रॉडली आप कमोडिटी मार्केट को ये 4 एंड जो 5वाँ है, सबसे इम्पोर्टेंट भी है कि इट्स कॉल्ड बेस मेटल्स और इंडस्ट्रियल मेटल्स, जहाँ पे कॉपर, निकेल, ज़िंक, टिन, सो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए जो मेटल्स यूज़ होते हैं वो कमोडिटीज़ होता है। सो ये 5 कैटेगरीज़ में एंटायर कमोडिटी मार्केट आपका फिट हो जाता है। तो इसमें इंडिया में कौन से कमोडिटीज़ में ट्रेड कर सकते हैं हम? इंडिया में ऑलमोस्ट ऑल सेगमेंट्स ट्रेड कर सकते हैं बट हर सेगमेंट में हर कमोडिटी लिस्टेड नहीं है। सो फॉर अच्छा, एग्ज़ाम्पल प्रेशियस मेटल्स में गोल्ड और सिल्वर ट्रेड होता है, प्लैटिनम, पैलेडियम ट्रेड नहीं होता है। राइट? बिकॉज़ यहाँ पे उसका ना उत्पादन बहुत बड़ा है या ना उसका कंज़म्पशन बहुत बड़ा है। तो बेसिकली एंड ऑल्सो आप कोई भी कमोडिटी लिस्ट करने के लिए और सक्सेसफुली ट्रेड होने के लिए एक बेसिक क्रेडिबिलिटी होना चाहिए, एक बेसिक उसके लिए एक ये होना चाहिए दैट इट शुड बी वोलेटाइल। अगर कमोडिटी मूवमेंट ही नहीं होता है, उसका प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर-नीचे नहीं होता है, रिस्क पैदा ही नहीं होता है। अगर रिस्क पैदा ही नहीं होता है, तो हेजर आता ही नहीं है। और ट्रेडर को जो भी वोलेटिलिटी नहीं मिलता है, सो वो ट्रेड नहीं हो सकता। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्लैटिनम, पैलेडियम बहुत ही रेंज बाउंड मार्केट्स थे और इंडिया में बहुत बड़ा उत्पादन भी नहीं होता है। एंड कॉर्न जो ग्रेन्स है, ग्रेन्स में राइस थोड़े दिन के लिए लिस्ट हुआ था, सक्सेस नहीं हुआ तो अनलिस्ट हो गया। व्हीट इज़ ट्रेडेड, कॉर्न इज़ ट्रेडेड, मेज़ जो इंडिया में मक्के बोलते हैं, तो मक्के इज़ ट्रेडेड अगेन। सो सम ऑफ द स्पेशली कमर्शियल क्रॉप्स जो है वो लिस्टेड है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मेंथा ऑयल जो लिस्टेड है, आपको पुदीना से जो बनता है मेंथा, मिंट बोलते हैं। मेंथा ऑयल लिस्टेड इंडिया में ट्रेड होता है, एक्टिवली ट्रेड होता है एमसीएक्स पे। अच्छा। सो कॉफ़ी इंडिया में ट्रेड नहीं होता है। हुँ, कॉफ़ी लंदन में ट्रेड होता है, लिफ़े बोलते हैं, लंदन इंटरनेशनल फ्यूचर्स एक्सचेंज, सो लिफ़े में ट्रेड होता है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉफ़ी एक्सचेंज। एंड इंडियन कॉफ़ी प्रोड्यूसर्स आपको कर्नाटका कूर्ग वाले हैं, केरला वाले हैं एंड सम ऑफ द श्रीलंकन दे आर वेरी लार्ज कॉफ़ी प्रोड्यूसर्स, दे गो एंड हेज देयर कमोडिटी इन लंदन मार्केट। सो इंडिया में कई कई हर कमोडिटी हर जगह पे ट्रेड होने का कोई ज़रूरी नहीं है बिकॉज़ अगर आपको ग्लोबली वायबल मार्केट से, बिकॉज़ कॉफ़ी इतना बड़ा मार्केट नहीं है कि मल्टीपल कंट्रीज़ में उसका कॉन्ट्रैक्ट चले, राइट? सो बेस मेटल्स फॉर एग्जांपल जो इंडस्ट्रियल मेटल्स जो है कॉपर, निकेल, जिंक, एल्यूमीनियम सब ट्रेड होता है इंडिया ओके। में, राइट? एंड क्रूड एंड नेचुरल गैस जो जो एनर्जी कमोडिटी ये दोनों ट्रेड होता है। बट इम्पोर्टेंट थिंग इज क्रूड और नेचुरल गैस दोनों कॉन्ट्रैक्ट जो इंडिया में ट्रेड होता है दोनों यूएस का कॉन्ट्रैक्ट से, इंडिया का नेचुरल गैस प्राइसेस से और इंडिया का क्रूड ऑयल प्राइसेस से ये कॉन्ट्रैक्ट का कुछ लेना देना नहीं। नहीं, मैं समझा नहीं। तो आप बोल रहे हो इंडिया का क्रूड ऑयल का प्राइस एंड यूएस का कॉन्ट्रैक्ट जो है, वो दोनों बहुत डिफरेंट है। वो दोनों बहुत डिफरेंट क्यों है। क्यों क्या डिफरेंसेस है? बेसिकली क्रूड जो क्रूड ऑयल हम जो बोलते हैं वो एक कमोडिटी नहीं है। हुँ, वो एक बास्केट ऑफ लेट्स से कमोडिटीज वेरी सिमिलर टू दैट। सो अंडरलाइंग इज ऑयल, ये ठीक है, दैट्स बट द क्वालिटी ऑफ द क्रूड ऑयल इज द क्वालिटी एंड द केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रूड ऑयल जो अलग-अलग जगह पे मिलता है इज स्लाइटली डिफरेंट। सो बेसिकली उसको मेजर किया जाता है उसका सल्फर कंटेंट कितना है। सो जहाँ पे सल्फर कंटेंट लो है उसको बोलते हैं लाइट क्रूड और स्वीट क्रूड एंड जहाँ पे हाई सल्फर कंटेंट हो जाता है वहाँ पे हेवी क्रूड बोलते हैं उसको या सॉर क्रूड बोलते हैं कि स्वीट एंड सॉर और हेवी और लाइट। एंड इस एंटायर ब्रैकेट और मैट्रिक्स में अलग अलग क्रूड्स अलग अलग जगह पे फिट होता है। सो इंडियन क्रूड बास्केट लार्जली जो ट्रैक करते हैं इंडियन क्रूड बास्केट जो इंडिया का इंपोर्ट प्राइस का जो क्रूड है, अगेन इट्स कॉल्ड अ बास्केट बिकॉज वी डोंट इंपोर्ट वन सिंगल क्रूड, वी इंपोर्ट रशियन क्रूड, वी इंपोर्ट saudi crude, we import dubai crude, so we import something from us also nowadays, so everything is different.
तो स्लाइटली इसलिए इसको बास्केट में डालते हैं कि अलग-अलग प्राइसेस का एक एवरेज पकड़ के उसको बास्केट बोलते हैं। सो यूएस साइड जो यूएस का जो प्रोड्यूस होता है दैट इज़ अ लाइट स्वीट क्रूड। वो ट्रेड होता है वेस्ट टेक्सास इंटरनेशनल वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएरी व्हिच इज़ डब्ल्यूटीआई बोलते हैं उसको। दैट इज़ व्हाट ट्रेडेड इन यूएस। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज है, नाइमेक्स में ट्रेड होता है ये। उसका एग्ज़ैक्ट मिरर कॉन्ट्रैक्ट एमसीएक्स में ट्रेड होता है। एंड दे हैव एन एमओयू विद द नाइमेक्स टू टेक देयर प्राइसेस एज़ बेंचमार्क प्राइस। जब ये एमसीएक्स का कॉन्ट्रैक्ट एंड होता है, एक्सपायर होता है जो मैच्योरिटी में, जो क्लोजिंग प्राइस आता है व्हिच इज़ नाइमेक्स का क्लोजिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय इंडियन रूपी डॉलर इन दैट डे, दैट इज़ द फाइनल सेटलमेंट प्राइस फॉर एमसीएक्स क्रूड। सो बेसिकली हाँ, एंड इंडिया इंडिया मोस्टली हेवी सौर क्रूड इंपोर्ट करता है, मोस्टली दुबई सौर बोलते हैं उसको, या ओमानी क्रूड हो गया, मिडल ईस्टर्न क्रूड है, व्हिच इज़ हेवी क्रूड, व्हिच इज़ मोस्टली लिंक्ड, नॉट एग्जैक्ट बट लिंक्ड टू समथिंग कॉल्ड ब्रेंट क्रूड। जो ब्रेंट इज़ अ वेरी स्मॉल आइलैंड नियर यूके, वहाँ से जो प्रोड्यूस करने का वो एक प्रोड्यूस होता है नॉर्दर्न यूके के पास, एक स्मॉल आइलैंड है, वहाँ पे जो क्रूड प्रोड्यूस होता है, हुँ। उसका नाम है ब्रेंट क्रूड। मोस्ट ऑफ द क्रूड वर्ल्ड का जो स्पेशली मिडल ईस्टर्न क्रूड इज़ pegged to that. So दुबई क्रूड विल बी ब्रेंट प्लस और माइनस $4-5, प्राइसिंग ऐसा होता है। सो हुँ। इट इज़ नॉट, ऑल क्रूड इज़ नॉट सेम बेसिकली। तो इसमें नाइमेक्स क्या होता है और ये सब कॉमेक्स, नाइमेक्स, एमसीएक्स ये सब होते क्या है? So these are exchanges. हुँ। So one of the oldest commodity exchanges are Chicago Board of Trade, CBOT बोलते हैं उसको, which is where गेहूं जो है wheat ट्रेड होते थे। एंड ये चिकागो इज बेसिकली द एग्रीकल्चरल बेल्ट ऑफ यूएस। सो मिड वेस्टर्न यूएस है। सो वहाँ पे जो फार्मर्स एंड जो प्रोड्यूसर्स के लिए चिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में पहली बार 1800s में गेहूं ट्रेड करना शुरू हुआ था। देन न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज इज वेयर क्रूड ट्रेड होता है। कॉमेक्स इज अगेन मेटल, जो जहाँ पे आपका गोल्ड एंड सिल्वर ट्रेड होते हैं। सिर्फ ट्रेड तो बहुत सारे होते हैं उस एक्सचेंज, ये दो कमोडिटीज के लिए बेंचमार्क है ग्लोबली, राइट? सो कॉमिक्स में बहुत सारे अदर अदर कमोडिटीज भी ट्रेड होते हैं बट लार्जली दीज आर। सो एमसीएक्स आज इंडिया में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज इज फेमस फॉर इट्स गोल्ड एंड सिल्वर, राइट? हालांकि इंडिया में भी गेहूं भी ट्रेड होता है विच इज ऑन एनसीडीएक्स, तो क्यों गोल्ड एंड सिल्वर के लिए क्यों फेमस है एमसीएक्स? बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम गोल्ड सिल्वर से आ रहे हैं, क्रूड से ओके। आ रहे हैं। सो एमसीएक्स बिकेम ए बेंचमार्क। सो आप इंडिया में कोई भी ज्वेलर आपका प्राइसिंग कर रहे हैं आज, सो इधर दैट इज बेंचमार्क्ड ऑन देयर ज्वेलर, इब्जा का रेट्स होते हैं, और एमसीएक्स प्लस और माइनस पे ट्रेड होता है। इब्जा क्या होता है? इब्जा इज इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन ओके। जो है। हुँ। सो उनका जो एसोसिएशन बॉडी है वो एवरीडे को एक प्राइस प्रोड्यूस करता है, बॉम्बे का प्राइस ये होना चाहिए, लाइक एन एसोसिएशन का प्राइस है, हुँ। राइट? या आप होलसेल में ट्रेड कर रहे हैं गोल्ड, गोल्ड बार्स में ट्रेड कर रहे हैं, आप परचेज कर रहे हैं 1 किलो के बार, 10 किलो के बार, 10 बार्स खरीद रहे हैं होलसेल मार्केट में, तो आपका प्राइसिंग कैसा होना चाहिए? सो लाइव प्राइस जो आपका एमसीएक्स प्राइस है, उसका कभी डिस्काउंट में चलता है फिजिकल मार्केट, कभी स्लाइटली प्रीमियम पे भी चल सकता है डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी। अगर फॉर एग्जांपल देयर इज अ लार्ज कंसाइनमेंट ऑफ गोल्ड इंडिया में आ गया, अभी इंडिया में सप्लाई है, सो मे बी एमसीएक्स प्राइस से स्लाइटली ₹100 चीपर चल सकता है। एंड कभी 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए इंपोर्ट हुआ ही नहीं है, सो देयर इज अ स्लाइटली शॉर्टेज ऑफ मेटल, तो आप प्रीमियम में चल सकता है। सो एमसीएक्स इज द बेंचमार्क, उसका थोड़ा प्रीमियम डिस्काउंट पे फिजिकल मार्केट जो है वो चलता है। सो बेंचमार्क बनने के लिए आपको बेंचमार्क एक्सचेंज, आज फॉर एग्जांपल आप इक्विटी मार्केट का बेंचमार्क क्या है, इधर इट इज सेंसेक्स और निफ्टी, दैट्स अ बेंचमार्क, राइट? ओवरऑल इंडिया का स्टॉक मार्केट कैसा परफॉर्म किया है वो देखना है, तो आपको सेंसेक्स देखते हैं या निफ्टी देखते हैं। सिमिलरली मुझे ओवरऑल गोल्ड प्राइस देखना है क्या है, एक एक इंडिया का गोल्ड प्राइस देखने का है, व्हाट इज द बेंचमार्क प्राइस? एमसीएक्स इज द बेंचमार्क हुँ। प्राइस। सो ऐसा बेंचमार्क करने के लिए यू हैव टू बी द डोमिनेटिंग पार्ट ऑफ दैट ट्रेड, राइट? सो कॉमेक्स डोमिनेट्स गोल्ड सिल्वर ग्लोबली, राइट? ऐसा ही अब कॉफी है, कॉटन है, आपको लंदन लिफे, राइट? सॉफ्ट्स के लिए लंदन इज वेरी फेमस। And industrial metals is London Metal Exchange, LME, is the biggest exchange in the world.
वो बेंचमार्क है। आपको कॉपर अक्रॉस द वर्ल्ड कहीं पे भी आपको ट्रेड करना है, आज का एलएमई प्राइस का प्लस माइनस में आप ट्रेड करेंगे, राइट? आप रबर ट्रेड करना चाहते हैं, रबर इज़ आल्सो ट्रेडेड, नेचुरल रबर। टोक्यो इज़ द लार्जेस्ट टोकोम जो टोक्यो कमोडिटी एक्सचेंज इज़ द लार्जेस्ट फॉर रबर इन द वर्ल्ड, राइट? सो अ, मतलब आपको बहुत लोगों को शायद पता भी नहीं अपने पास बहुत सारे कमोडिटीज़ होती है, इवन इलायची भी ट्रेड होता है इंडिया में, वो ऐसे एक्सचेंज पे लिस्टेड है, काली इलायची मिर्च ट्रेड होता मैं मतलब है, बेच सकता हूँ, खरीद आपका सकता हूँ। हाँ हाँ, गुआर ट्रेड होता है, गुआर गम ट्रेड होता है, राइट? सो आप सब्जी खा रहे हैं गुआर का बट गुआर का ट्रेडिंग होता है, बहुत बड़े पैमाने में होता है, उसका ऑप्शंस भी है। जी, ओह सो वाओ! इट्स कमोडिटी मार्केट डज़न्ट मीन ओनली गोल्ड एंड सिल्वर, हुँ। राइट? जीरा ट्रेड होता है, तो आपके मसाला डब्बे में तो आधे चीज़ ट्रेड हो रहे हैं। वाओ! ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो लोग कहते हैं क्या लाइक ट्रेड जैसे कॉटन कॉटन तो ठीक है बट लेट्स से कॉर्न अगर हो गया या जीरा हो गया, इलायची हो गया, या इसमें मतलब लोग पैसे बनाते हैं लाइक ट्रेड करके फ्यूचर्स सी ऑप्शंस में? लोग पैसा बनाना या टूटना है डिपेंड्स ऑन देयर स्किल एंड हुँ, एबिलिटी, राइट? दैट्स इट्स नॉट अ कमोडिटी स्पेसिफिक, राइट? बट ट्रेड होता है एंड फॉर एग्जांपल व्हाई मक्का मक्का ट्रेड क्यों करना चाहिए, राइट? सो वी हैव अ लार्ज पोल्ट्री इंडस्ट्री। मक्का इज लार्जली कैटल फीड, राइट? और अ पोल्ट्री फीड, राइट? ह्यूमन कंजम्पशन ऑफ मक्का इज वेरी स्मॉल, एक्चुअली इट्स बेसिकली एन इंडस्ट्रियल कमोडिटी, right? So all these poultry farmers and poultry owners, the large poultry farms and cattle farms need to hedge their exposure. तो आपको साल भर के लिए मक्के का प्राइस आपको चाहिए, राइट? सो आपको हेजिंग चाहिए तो आपका एक्सचेंज पे है, राइट? सो आप जीरा क्यों ट्रेड कर रहे हैं? जीरा का एक्सपोर्टर्स है, जीरा इज वन वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ जीरा इन द मार्केट, क्यूमिन जो है। सो आप मिडल ईस्ट को क्यूमिन बेच रहे हैं, आप येमेन को बेच रहे हैं या सऊदी को बेच रहे हैं, तो आपको आपने कंसाइनमेंट कर दिया है, भई आप ये साल मैं 50 टन आपको जीरा दूँगा, राइट? एक प्राइस फिक्स कर दिया है, बट सामने आपने जब भी क्रॉप आएगा, फार्मर से खरीदेंगे, क्या प्राइस पे आएगा, आपको मालूम नहीं है, तो आपको हेज करना ज़रूरी है। तो कैसे वर्क करता है? जैसे अगर मैं जीरा का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो 50 टन एक्सपोर्ट करना है, तो हेजिंग कैसे वर्क करेगा और मैं कैसे एक्सपोज़र ले सकता हूँ कमोडिटी का? से अगर आप जीरा का व्यापारी है लेट्स हाँ, से, आप ऊंझा में बैठा है, ऊंझा इज़ द लार्जेस्ट सेंटर फॉर जीरा इन इन इंडिया, कहाँ पे है ये? गुजरात में है, ओके। राइट? सो आप ऊंझा में बैठा है, आप ऊंझा में जीरा का मंडी है, हुँ, राइट? बहुत सारे व्यापारी बैठा है कि उनको इधर की उन लोग फिक्स्ड प्राइस पे आप सप्लाई कर रहे हैं। आप किसको सप्लाई करते हैं? आप एक्सपोर्ट करते हैं, मसाला वाले को सप्लाई करते हैं, आप अ, एवरेस्ट वाले को सप्लाई कर रहे हैं, एमडीएच को सप्लाई कर रहे हैं, राइट? यू सप्लाई टू देम एज़ अ होलसेल दिस थिंग। सो इफ यू आर सप्लाइंग टू समबडी, आप फिक्स्ड प्राइस पे सप्लाई कर रहे हैं, भई मेरे को साल भर के लिए मेरे को 100 टन का जीरा चाहिए, 50 टन का जीरा चाहिए, तो आप मेरे को सप्लाई करने वाला है फिक्स्ड इस पे, आप रिस्क आप उठाओ। सो देन यू हैव टू हेज। नहीं, जो भी मार्केट प्राइस है, उस पे आप सप्लाई करने वाले हैं, तो एमडीएच को ये करना पड़ेगा, बिकॉज़ एमडीएच जब ये मसाला बनाता है या एवरेस्ट बनाता है, कोई भी जो मसाला व्यापारी बनाता है, वो एमआरपी पे बनाएगा। वो रोज़-रोज़ मसाले के डब्बे का प्राइस ऊपर-नीचे नहीं कर पाएगा। तो एमआरपी आपने बना दिया, शेल्फ में रख दिया है, यू कैन नॉट चेंज द प्राइस ईज़िली, बट आपका इंग्रीडिएंट्स जो है, वो ऊपर-नीचे हो रहे हैं। तो आपका प्रॉफिट मार्जिन आपका कंट्रोल में नहीं है। सो आपको प्रॉफिट मार्जिन स्टेबलाइज़ करने के लिए सो बेसिकली आपको पता है अगले 12 महीने में मैं इतना मसाला बेचने ही वाला हूँ, ये प्राइस पे बेचने वाला हूँ, राइट? तो मुझे कितना जीरा चाहिए मुझे पता है, उतना जीरा मैं पहले ही खरीद के रख लूँ एक फिक्स्ड प्राइस पे, एक्सचेंज पे, एंड जब भी अगर क्रॉप अच्छा हुआ तो शायद जीरा प्राइस नीचे आ जाएगा, या क्रॉप खराब हो गया, बारिश हो गया, कुछ भी हो गया, क्रॉप में पेस्ट आ गया, तो क्रॉप खराब हो गया, जीरा का प्राइस सडनली स्काई रॉकेट हो गया, तो आपका मार्जिन तो एटलीस्ट सेफ है बिकॉज़ यू हैव ऑलरेडी परचेज्ड ऑन द एक्सचेंज। सो दैट वे इट्स जस्ट अ सिंगल एग्जांपल, ऐसा आपको बहुत सारे आप ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है, यू यूज़ अ लॉट ऑफ एल्यूमीनियम, राइट? इफ यू आर बिल्डर, यू आर यूजिंग अ लॉट ऑफ आयरन, स्टील आपके कंस्ट्रक्शन में, राइट? सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स, सो देयर इज a very vibrant commodity market is absolutely essential for your manufacturing story to succeed. आज चाइना में आप देखेंगे लास्ट 15-20 साल में जो तरक्की हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वजह से हुआ है, एंड अ वेरी वाइब्रेंट कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट इज़ द बैकबोन ऑफ दैट। आज वर्ल्ड का सबसे बड़े मार्केट्स में आता है शंघाई फ्यूचर्स एक्सचेंज, डालियन कमोडिटी एक्सचेंज, ये दोनों चाइना का कमोडिटी एक्सचेंज जैसे आज ये दोनों
लंदन मेटल एक्सचेंज जैसा जो 200 साल पुराना विंटेज वाला एक्सचेंज जैसे उसको टक्कर देते हुए आज शंघाई डिसाइड्स द प्राइस। आप बेस मेटल में, आप कोई भी मेटल में, इंडस्ट्रियल मेटल्स में चाइना डिसाइड्स द प्राइस। क्यों? ईदर दे आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कमोडिटी और दे आर द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द कमोडिटी, एंड द प्राइसिंग इज डिसाइडेड बाय देयर ओन एक्सचेंजेस, नॉट फ्रॉम अदरवाइज। सो इंडिया अभी भी इन मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज we just take the price from the global markets. We don't actually discover the price in India, right? So the dream of making India as a large manufacturing hub, और अब चाइना को सीरियसली टक्कर देना है 10 साल के बाद भी, एक वाइब्रेंट कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट डेवलप करना सबसे ज़रूरी है। हम्म। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, वही इलायची वाला। सो अभी क्या प्राइस पे ट्रेड हो रहा है इलायची नहीं, ऑन द वो तो एक्सचेंजेस? मैंने अभी रिसेंटली देखा नहीं है हाँ। कि ऑफ लेट, बिकॉज़ अगेन दीज़ आर वेरी स्मॉल कमोडिटीज़। फॉर एग्जांपल इक्विटी मार्केट में आपका ए कैटेगरी स्टॉक्स, ये स्टॉक होता है, जेड कैटेगरी स्टॉक्स भी होता है, पेनी स्टॉक्स भी होता है। करेक्ट। सो इलायची मैं बोल रहा हूँ कि नाम मतलब ट्रेड तो होता है, बट इन द सेंस वी डोंट एक्चुअली रियली ट्रैक एज अ रिसर्च गॉट इट। हाउस। वी डोंट इवन ट्रैक एंड बिकॉज़ इट्स केरला का 2 डिस्ट्रिक्ट्स में इसका फार्मिंग होता है, इडुक्की एंड दिस थिंग। सो एंड देन इट्स अ वेरी स्मॉल Yeah, काइंड no, ऑफ no, पेनी स्टॉक हो I गया। just meant to ask सो about the example. So एल्यूमिनियम का एग्जांपल लेते हैं। सो या एल्यूमिनियम का क्या प्राइस पे ट्रेड कर रहा है अभी? अराउंड 240 250 250 किलो, डॉलर, 250 रुपीस डॉलर्स। रुपीस। अच्छा, राइट, 250 सो रुपीस। ओके, पर राइट, किलो। या एंड कॉपर क्या प्राइस पे ट्रेड कर रहा है? 1200 रुपए के आसपास। 1200 रुपए पर हम्म, केजी। हम्म, तो अभी फॉर एग्जांपल लेट्स से एल्यूमिनियम अभी एक लेट्स से रियल एस्टेट कंपनी है, ठीक है? एंड रियल एस्टेट कंपनी है जहाँ पर उनको हेज करना है उनके कोई कमोडिटीज एक्सेट्रा। हम्म। तो वो लोग फिर एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो कि ओके फ्यूचर्स के प्राइस पे उन्होंने क्या प्राइस पे हेज किया, फिर अगर इसका भाव थोड़ा बढ़ गया तो उनका कितना फायदा होगा? So for example, real estate is a very complex product actually. उसमें बहुत सारे चीज जाते हैं, so it's difficult. So I'll come to commodity specific में, for example, आप wire manufacturer हैं, right? आप electrical cables बनाते हैं, right? आप so main ingredient of cable is copper, right? Copper, ऊपर में आपका प्लास्टिक का insulation. That's it, right? There are two commodities basically, copper and plastic. Plastic comes from crude oil. Crude का derivative से प्लास्टिक आता है, राइट, एंड दूसरा कॉपर है। सो दोनों लिस्टेड है, आप दोनों हेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, या मैं हाई टेंशन लाइंस, जो गवर्नमेंट का जो बड़े पावर लाइंस का मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, लेट्स से, राइट? सो आई यूज लॉट ऑफ एल्यूमिनियम। वो हाई टेंशन लाइंस बनता है एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम का एलॉयस होता है, राइट? तो मैंने गवर्नमेंट का एक टेंडर आया, भाई यहाँ से 100 किलोमीटर का आपका पावर लाइन खींचना है, राइट? तो 100 आपको फॉर एग्जांपल 50 टन का या 100 टन का एल्यूमिनियम का वायर लगेगा उसमें। तो गवर्नमेंट ये नहीं बोलता है कि भाई जो होगा मैं दे दूँगा पैसा, नहीं, तो आपको टेंडर कोट करना पड़ेगा। लोएस्ट टेंडर को आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, राइट? सो L1 को मिलेगा, तो आपके साथ-साथ 10 लोग ये टेंडर पे कोट करेंगे। सो व्हाट इज़ द प्राइस यू विल एज़्यूम? सो आप एज़्यूम करेंगे, और ये जो 100 किलोमीटर का लाइन डालने के लिए आपको शायद 3 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, राइट? 2 साल में एल्यूमीनियम का प्राइसेज़ किधर से किधर जाएगा किसी को मालूम नहीं है। यू आर जस्ट गेसिंग। सो इफ यू आर फाइलिंग अ टेंडर, देन आपको गवर्नमेंट जो टेंडर आपने फाइल किया उतना ही पैसा देगा आपको, राइट? सो यू शुड फिक्स योर एल्यूमीनियम प्राइस और योर कॉपर प्राइस। सो यू गो टू एक्सचेंज वेयर यू हैव अ लॉन्ग डेटेड कॉन्ट्रैक्ट हो या नियर कॉन्ट्रैक्ट हो, आप जितना आपको एल्यूमीनियम चाहिए उतना इधर। सो हेजिंग का हर एक कंपनी का अलग-अलग फिलॉसफी होता है। कोई बोलता है कि चलो यार मेरे को 100% हेज नहीं करना है, मैं 80% हेज करके चलता हूँ, 20% का रिस्क लेता हूँ, राइट? या 60% हेज करता हूँ, 40%। सो इससे कंपनी का पॉलिसी होता है, नहीं? तो आपने 80% हेज करना चाहता, तो 80% जो क्वांटिटी ऑफ एल्यूमीनियम आज मैंने खरीद लिया एक्सचेंज पे। आज मुझे मेटल नहीं चाहिए, मेरे को एग्ज़ीक्यूट करने के लिए 2 साल है टाइम, मेरे को ये कॉन्ट्रैक्ट एग्ज़ीक्यूट करने के लिए, राइट? बट मैंने पूरा 80 टन, जो 100 टन चाहिए था, मेरे को 80 टन मैंने खरीद लिया एक्सचेंज पे, एंड अगले 2 महीने के बाद मेरे को 10 टन चाहिए। द 2 महीने में मेरा 10 टन का कंज़म्पशन हो गया, 10 टन मैं फिज़िकल खरीद रहा हूँ। सो मैंने जो ₹100 में या ₹250 में मैंने एल्यूमीनियम खरीदा है, आज 300 चल रहा है, राइट? तो मैं मार्केट में जाके 10 टन खरीद रहा हूँ, तो मेरे को ₹300 में आ रहा है। बट मैंने एक्सचेंज में 250 में खरीदा हुआ है,
तो 250 टू 300 एक्सचेंज भी 300 हो गया होगा अभी तक। ये 50 रुपए मेरे को प्रॉफिट एक्सचेंज से आएगा, हाँ। मैं 300 में बाजार से खरीद रहा हूँ, हुँ, राइट? या कल 250 वाला एल्यूमीनियम 200 रुपए हो गया, राइट? तो मुझे बाजार में 200 रुपए में मिल रहा है, बट मैंने एक्सचेंज में 250 में खरीद लिया, तो 50 रुपए लॉस मेरे को एक्सचेंज में हो गया। सो मेरा फिक्स हो गया 250 रुपए में, करेक्ट। राइट? और ₹50 का लॉस हो गया बट आप खरीद रहे हो मैं ₹200 ऐसा में। मेरे को तो गवर्नमेंट 250 रुपए के हिसाब से मैंने टेंडर फाइल किया, तो मेरा प्रॉफिट उसमें बिल्ट हो गया प्रोजेक्ट में, करेक्ट, हाँ, राइट? और फिजिकल में मेरे को 50 रुपए सस्ता मिल रहा है, तो मेरा ये प्रॉफिट और ये लॉस सेट ऑफ होता है। सो हेजिंग में यू विल नेवर मेक मनी और यू विल नेवर लूज सिग्निफिकेंट मनी। देयर इज अ कॉस्ट ऑफ हेजिंग, हुँ, राइट? दैट इज अ कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग योर बिजनेस, राइट, right? You are not into the speculation of, so for example, even jewelry stores है, right? आज बड़े-बड़े कंपनीज है, right? ज्वेलरी का, right? चेन स्टोर्स है, hundreds of stores are there, right? They are holding tons of gold in their stores. They are not selling that every day, but they are holding it, right? आप एक दुकान में आप शायद 50 किलो डिस्प्ले में रखते हैं, राइट? सो डिस्प्ले एंड इन्वेंटरी जो होता है, तो बिकॉज़ आप एक ग्राहक आता है तो आपको यार 10 वैराइटीज़ का चेन दिखाना पड़ता है, 10 वैराइटी का नेकलेसेस दिखाना पड़ेगा, राइट? तब जाके वो एक खरीदता है, बट आपको 10 तो रखना ही पड़ेगा, व्हिच इज़ द इन्वेंटरी, राइट? यू आर जस्ट होल्डिंग दैट इन्वेंटरी। कल गोल्ड का प्राइस ऊपर जाएगा, तो आपका बैलेंस शीट का साइज़ ऊपर गया। अगर गोल्ड का नीचे आ गया, आपका बैलेंस शीट नीचे आ गया, विथआउट एनी योर रोल इन दैट। So technically, jewelry business is not gold business. Jewelry business is value addition का business, हुँ, right? They are supposed to just make money on the value addition, not on speculating on gold price, right? So मेरा entire balance sheet inventory है. I will hedge that inventory so that मुझे गोल्ड का ऊपर नीचे का मार्क टू मार्केट से मेरा बैलेंस शीट ऊपर नीचे नहीं हो रहा है. I am a pure manufacturer of gold jewelry. I will make money that 20%, 18% मेरा वैल्यू एडिशन है. That is my income. एंड उसमें से मेरा खर्चा निकाल के दैट इज माय प्रॉफिट। राइट। कल हालांकि गोल्ड 1.5 लाख रुपए का 3 लाख भी हो गया, मुझे कोई फायदा नहीं, और 1.5 लाख का गोल्ड 50,000 भी हो गया तो मुझे कोई नुकसान नहीं है। पर बहुत सारे स्टोर्स बोल रहे थे कि हमारा काफ़ी अभी लॉस हो गया है बिकॉज़ गोल्ड प्राइसेस बहुत बढ़ गए, तो ऐसे क्यों बोल रहे थे? सो हेजिंग में एक जो चीज है स्पेशली कि आप इन्वेंटरी, फॉर एग्जांपल आपके पास 100 किलो गोल्ड है, आपने पूरा के 100 किलो आपने बेच के रखा है, मतलब आपका बैलेंस शीट कैसा है अभी 100 किलोस आपके इन्वेंटरी में दिखता है, शॉर्ट आपका एक्सचेंज में शॉर्ट पोजीशन है, मतलब आपने सेल सोल्ड है, सो आपका नेट टू नेट बैलेंस शीट इन्वेंटरी जीरो है, राइट? बट एक्चुअली आपने बेचा नहीं है, राइट? तो गोल्ड 1.5 लाख वाला टुमारो लेट्स से 1.75 लाख हो गया, राइट? सो पर 10 ग्राम्स 25,000 रुपए का आपका बैलेंस शीट एसेट साइड बढ़ गया। लायबिलिटी साइड भी आपको जो है ये 25,000 पर 10 ग्राम्स जितना भी है 100 किलो के ऊपर आपका लायबिलिटी पे बढ़ गया, मतलब एक्चुअली आपको नुकसान हो गया। बट बिकॉज आप एक्सचेंज पे हेज कर रहे हैं, एक्सचेंज क्या बोलता है एवरी डे जो आपका लॉस है अनरियलाइज्ड मार्क टू मार्केट यू हैव टू पे मी एवरी डे, राइट? आप डेरिवेटिव पोजीशन है आपके पास, हर दिन आपको मार्क टू मार्केट अगर लॉस होता है तो हर दिन आपको सेटल करना पड़ता है उसको। तो आपने ये 25,000 रुपए का जो गोल्ड ऊपर चला गया, तो उसक उतना तो आपको एक्सचेंज में लॉस हो गया। तो आपको कैश भरना पड़ता है। टेक्निकली ऑन बैलेंस शीट देयर इज़ नो लॉस। कैश फ्लो इश्यू है। इट इज़ नॉट अ पी&एल इश्यू, इट्स अ कैश फ्लो इश्यू। अगर आप कैश बिकॉज़ ये गोल्ड जिस दिन बेचते हैं, तो आपको ये 25,000 रुपए रियलाइज़ हो जाएगा बिकॉज़ कंज्यूमर इज़ गोइंग टू पे यू दैट 25,000 रुपीज़ हायर, एंड आपका ये लॉस और ये प्रॉफिट सेट ऑफ होता है। या बट टिल दैट टाइम इट्स अ कैश फ्लो इश्यू। राइट। सो यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल व्हेन यू आर हेजिंग कि मेरा फ्यूचर कैश फ्लोज कैसे मैनेज करेंगे। सो दैट इज वेयर ऑप्शंस कम इनटू प्ले। अगर आप प्योर फ्यूचर्स करते हैं तो आपको अनलिमिटेड कैश फ्लोज होते हैं। आप अगर ऑप्शंस यूज करते हैं तो यू कैन कंट्रोल द कैश फ्लोज ऑल्सो इंक्लूडिंग हेजिंग। सो आपको एक नई एक्सपर्ट हेज पॉलिसी बनाना है, and you need a lot of what you call strategic planning for that, so that कि my business level पे मैं hedge भी करूं और मेरा कैश फ्लोज भी कंट्रोल में रखूं। तो आपने बताया कि क्रूड ऑयल के केस में ब्रेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलरली यूज़ होता है एंड या यूके के वहाँ पे एक आइलैंड है जहाँ पर से उसका नाम डिराइव हुआ है, ब्रेंट इज़ द नेम ऑफ द आइलैंड।
तो ये वही है जो अभी $105 $100 पर या बैरल चल रहा है, या दैट्स द सेम या या ब्रेंट क्रूड। या तो इसमें इतना वेरिएशन क्यों हुआ, इतनी वोलेटिलिटी क्यों हुई? लाइक ये $50-60 चल रहा था, फिर अचानक से $120 तक गया, अभी आई थिंक वापस नीचे आ गया है $100 तक, तो हम्म इतना ज़्यादा चेंज क्यों हुआ था? किसी ब्रेंट अगेन एज मैंने बोला है कि मोस्ट ऑफ द मिडल ईस्ट का जो क्रूड है वो ब्रेंट से पेग्ड है, टाइड अप है, राइट? सो आपको ब्रेंट क्रूड हमेशा मिडल ईस्ट का जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस को रिफ्लेक्ट करता है। मिडल ईस्ट में कुछ भी हुआ है, उसका सीधा असर ब्रेंट क्रूड पे आता है। फर्स्ट इम्पैक्ट। डब्ल्यूटीआई क्रूड जो अमेरिकन क्रूड पे नहीं आता है बिकॉज़ अमेरिका बहुत दूर है और अमेरिका में ऐसा भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है। शायद अमेरिका इज़ पार्ट ऑफ द वॉर बट अमेरिका में कुछ नहीं हो रहा है। अमेरिका से बहुत दूर हो रहा है। तो ना अमेरिकन लॉजिस्टिक्स इम्पैक्ट हो रहा है, ना अमेरिकन क्रूड प्रोडक्शन में इम्पैक्ट हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ना उनका पोर्ट्स पे इम्पैक्ट हो रहा है। तो डब्ल्यूटीआई क्रूड का प्राइस इतना फ्लक्चुएट नहीं हुआ है। होता है बिकॉज़ देयर इज़ समथिंग कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन कॉस्ट, हुँ, राइट? आपको 2 कमोडिटीज़ आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। एक बहुत ऊपर चला गया, तो नेचुरली इसका बायर्स यहाँ पे आएगा तो ये भी ऊपर जाएगा, राइट? दिस इज़ बिकॉज़ या दीज़ आर सब्स्टिट्यूटेबल कमोडिटीज़, या राइट? सिमिलर एल्यूमीनियम कॉपर जैसा ही हो गया, या मतलब एल्यूमीनियम एल्यूमीनियम कॉपर सब्स्टिट्यूट एक नो, नो दूसरे को एल्यूमीनियम बोलते कॉपर हैं। सब हाँ, मतलब वो पावर में थोड़ा बहुत होता है, हुँ। बट दीज़ आर फंडामेंटली डिफरेंट बट क्रूड नहीं, बेसिकली एनर्जी है। या बट इवन इफ यू सी एल्यूमीनियम कॉपर का चार्ट प्राइस का, आई हुँ, आई वाज जस्ट सीइंग द चार्ट, तो या डायरेक्ट कोरिलेशन है उसका, या मतलब जैसे सो जैसे एल्यूमीनियम का प्राइस ऊपर जाता है वैसे वैसे कॉपर सो का जाता है। इंडस्ट्रियल मेटल्स का जो बास्केट है, हुँ, क्या सो फंडामेंटली दे आर ड्रिवन बाय द ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ। हुँ, पूरा दुनिया में इकोनॉमिक एक्सपेंशन होता है, तो यू विल बी बाइंग मोर एंड मोर कार्स, यू विल बी बाइंग मोर एयर कंडीशनर्स, यू विल बी बाइंग मोर एंड मोर यू विल बी कंस्ट्रक्टिंग मोर एंड मोर हाउसेस। तो आपको मेटल्स का ज़रूरत पड़ता है, राइट? जब भी ग्लोबल रिसेशन आ जाता है, तो यू विल पोस्टपोन दीज़ परचेज़ेस, यू विल नॉट बाय अ कार इन अ रिसेशन, यू या माइट नॉट बाय अ हाउस इन द रिसेशन। तो नेचुरली इसका डिमांड श्रिंक होता है। सो मोस्ट दीज़ आर 80% 85-90% कोरिलेटेड बिकॉज़ अंडरलाइंग फंडामेंटल्स ग्लोबल एक्सपेंशन या रिसेशन पे चलता है। हुँ, देन आता है कि इंडिविजुअल फंडामेंटल्स कि भाई कॉपर का प्रोडक्शन पे अगर कुछ हो गया, कोई कॉपर माइन में एक्सीडेंट हो गया, बंद हो गया या स्ट्राइक हो गया। सो दीज़ आर थिंग्स व्हिच विल इम्पैक्ट ओनली कॉपर नॉट एल्यूमीनियम। सो राइट, दैट दोज़ आर रेयर इवेंट्स, राइट। राइट? सो जनरली दे आर कोरिलेटेड। सॉरी, आप कमिंग बैक, सो डब्ल्यूटीआई और हुँ। ब्रेंट में फ़र्क था, फिर आपने हाँ, तो क्या हुआ फिर उसके बाद? सो जो जियोपॉलिटिक्स जो है मिडल ईस्टर्न की जियोपॉलिटिक्स आर एक्सट्रीमली फ्रेजाइल। वी ऑल नो दैट कि अभी रिसेंटली तो देख चुका है। उससे पहले भी एक फ्रेजाइल नेचर था एंड द प्रॉब्लम ऑफ मिडल ईस्ट इज दैट कि द एंटायर कंट्रीज लाइक कुवैत, इराक, ईरान, सऊदी, ओमान, दुबई, यूएई, लेट्स से, राइट? सो इनका सारे क्रूड ये आ जाता है गल्फ से एंड इट हैज़ टू पास थ्रू दिस नैरो स्ट्रेट कॉल्ड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो एक बेसिकली एक छोटा-सा पैसेज है, 30-32 किलोमीटर का पैसेज है, उसके अंदर से आपको निकलना पड़ता है। देयर इज़ अ, सऊदी एक जो कंट्री बहुत बड़ा कंट्री है, एक साइड पे आपको गल्फ सी आ गया, दूसरा साइड पे आपका रेड सी आ गया, बट मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन एंड पोर्ट्स आर इन द गल्फ ओनली एक्चुअली, राइट? अरेबियन गल्फ जो बोलते हैं। बट रेड सी इज़ बेसिकली ट्रांजिट टू यूरोप। तो आपको सुएज़ कैनाल से जो आपको जाना है, ऑल द ट्रांजिट हैपेंस थ्रू रेड सी। सो वेरी लिटिल बिट ऑफ दिस थिंग। सो आपको मिडल ईस्ट से निकल के शिप जो है घूम के गल्फ ऑफ ओमान को घूम के देन रेड सी में से यूरोप जाएगा। बट मोस्ट ऑफ द एशियन कंट्रीज़ प्रेफर टू बाय फ्रॉम मिडल ईस्ट बिकॉज़ दैट्स द क्लोजेस्ट फॉर देम एंड वेरी रिलाय बिकॉज़ लास्ट 15-20 साल, 25 साल से जो ग्लोबलाइज़ेशन हुआ है एंड देयर आर अ लॉट ऑफ ग्लोबल कोऑपरेशन, स्पेशली पोस्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर जो कोऑपरेशन एंड थोड़ा पीस एंड स्टेबिलिटी आया है एंड लास्ट 25-30 इयर्स 1990 ऑनवर्ड्स एक्चुअली द शिपिंग लाइन्स एंड ग्लोबलाइज़ेशन सीमलेसनेस ऑफ ट्रांसिट ऑफ कमोडिटीज़ हैज़ मतलब वो एंटायर वर्ल्ड का जो इकोनॉमिक एक्सपेंशन में एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट था। मतलब परफेक्टली ग्रीस्ड मशीन जैसा चला था ये, कि कहीं से भी, कहीं भी कमोडिटीज़ ट्रांसपोर्ट हो सकता है। सो कहीं भी ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी शॉर्टेजेस नहीं है, कहीं पे भी एक्सेसेस नहीं है। सो सारे जो कमोडिटीज़ है फॉर एग्ज़ाम्पल ब्राज़ील में एक्स्ट्रा सोयाबीन होता है। ब्राज़ील इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, शुगर केन, राइट? और सोयाबीन।
तो वो जो एक्सेस है ऑटोमेटिकली इट रीचेस चाइना, राइट? विदाउट एनी बिग प्रॉब्लम्स। जब भी आपके पास जियोपॉलिटिक्स आ जाता है, पॉलिटिक्स में आपका शिपिंग एंड सप्लाई चेन्स फँस जाते हैं। So the the problem with current situation is after US has taken मतलब ट्रम्प साहब आने के बाद जो फॉरेन पॉलिसी जो है विदेश रणनीति में जो बदलाव आया है कि भाई मी फर्स्ट अमेरिका फर्स्ट का जो विदेशी रणनीति लेके आया उसके वजह से दो द एंटायर बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड ये खत्म हो चुका है, राइट? अभी सब लोग बोलते हैं कि मी फर्स्ट एंड माय इंटरेस्ट फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट, यूके के लिए यूके फर्स्ट। पर मैं पूरा दुनिया का फ़ायदा नहीं देख रहा हूँ। पहले मैं मेरा सिक्योर करता हूँ। अगर हर आदमी अगर मेरा सिक्योर करेगा देन अ, जो वर्ल्ड बना हुआ था कि यूरोप वाज़ एनीवे स्ट्रगलिंग थोड़ा एज्ड पॉपुलेशन, जापान वाज़ एज्ड पॉपुलेशन, ये दोनों थोड़ा अलग प्रॉब्लम्स है। Otherwise, China became world's manufacturing, world's factory. India became world services provider, cheapest services provider. America is the innovation hub. Entire innovation was going on US, right? Some of the other countries became agricultural suppliers. So Brazil हो गया कि global agriculture food suppliers बन गया है, right? So this is whoever makes कोई भी चीज़ आप सबसे सस्ता, सबसे efficiently बनाता है, उसके लिए आप किंग है। पूरा दुनिया के लिए आप बनाओ। राइट? तभी क्या होता है एफिशिएंसी आ जाता है। एफिशिएंसी क्रिएट्स वेल्थ। आप एफिशिएंसी कहीं पे भी लेके आए या इट मेक्स मतलब आप कंपनी में एफिशिएंसी लेके आएगा, आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है, बॉटम लाइन बढ़ जाता है। ग्लोबली आप एफिशिएंसी बढ़ाएँगे तो ओवरऑल ग्लोबल आउटपुट बेटर हो जाता है। एवरीबॉडी इज़ प्रॉस्परस, प्रॉस्पेरिटी बढ़ता है, राइट? बट इसके हर चीज़ के लिए एक अंत आता है कि देयर इज़ इंक्रीमेंटल बेनिफिट्स कम हो जाता है। देन पीपल स्टार्ट डिमांडिंग कि चेंज चाहिए। सो व्हिच इज़ वेयर द कि डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिसीज़ आने लग गया है। भाई ग्लोबलाइज़ेशन अभी हो गया। अभी अमेरिका वांट्स टू बिल्ड फैक्ट्रीज़। मैं चाइना का फैक्ट्रीज़ के ऊपर ऐसा नहीं कि चाइना खराब बना रहा है या चाइना महँगा हो गया, नहीं। कि अमेरिका में आज जो भी बनाएगा तो वो चाइना से महँगा ही होगा। कंज्यूमर पे करना पड़ेगा महँगा। बट नहीं, मेरे को पॉलिटिकल मेरे को कभी भी डिस्कनेक्ट करना है चाइना से, मेरे को डिपेंडेंसी कम करना है, महँगा भी चलेगा मेरे को। इनएफिशिएंसी हो गया। राइट? सो एवरीबॉडी अभी इंडिया बोलेगा सिर्फ़ मैं सर्विसेज़ पे डिपेंडेंट था, आई वांट टू डाइवर्सिफ़ाई मेरे को मैन्युफैक्चरिंग भी करना है। तो ठीक है मैं चाइना जितना बेहतर नहीं बना सकता हूँ या उतना एफिशिएंटली नहीं बना सकता बट मेरे को बनाना है, राइट? सो दिस एक्चुअली ब्रेक्स द एंटायर जो ग्लोबलाइज़्ड वर्ल्ड, सो इट्स कॉल्ड ब्रोकन वर्ल्ड। सो मिडल ईस्ट का सिचुएशन जब ये आ गया, दिस एंटायर वेल ऑयल्ड मशीन जो चल रहा था, वो डिसरप्ट हो गया। राइट? एंड डिसरप्शंस के साथ 2 चीज़ हुआ है। वन इज़ दैट कि रिस्क प्रीमियम्स बढ़ जाता है। सो आप अगर एक शिप ऑफ ऑयल और एनीथिंग आप गल्फ से आप बाहर निकालना है, तो आपको शिप को इंश्योर करना पड़ता है। इंश्योरेंस कंपनी इज़ बेसिकली हाई रिस्क इसमें डाल देते हैं। कई जगह पे अगर जो वॉर चल रहा था द पीक ऑफ दैट पीरियड नोबडी वाज़ इवन इश्यूइंग इंश्योरेंस। इंश्योरेंस महँगा तो छोड़ दो, इंश्योरेंस इश्यू ही नहीं हो रहा था। जब तक आपका इंश्योरेंस इश्यू नहीं होता है, आपका शिप निकलेगा ही नहीं वहाँ से, राइट? द शिप ओनर इज़ कंसर्न्ड अबाउट शिप, ही डज़न्ट नीड एनीथिंग ऑन कार्गो। एक कार्गो नहीं मेरे को 1-2 महीने के लिए मेरे को शिप खाली भी रखना है चलेगा, बट मेरा कुछ हो गया तो देन तो बर्बाद हो जाएगा। सो सेकंड इज़ दैट द एंटायर सप्लाई एंड पाइपलाइन्स, भाई ऑल द पोर्ट्स ये गल्फ कंट्रीज़ का ये अरेबियन गल्फ में है। एंड पूरा दुनिया का जो 40% ऑयल जो है इस गल्फ से निकलता है। तो वहाँ पे इफ देयर इज़ अ वॉर ज़ोन ऑफ कोर्स वो नहीं आएगा। सो आप ये लास्ट जनवरी से लेके जो सिचुएशन है, इट बिकेम हाइली अनप्रेडिक्टेबल, राइट? तो ना विदेश रणनीति यूएस का एक प्रेडिक्टेबल रहा, ना वॉर का सिचुएशन कभी एस्केलेट हो रहा था, कभी डीएस्केलेट हो रहा था, कभी सडनली वापस नहीं, 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 नहीं। राइट? सो दिस एक्चुअली कॉज्ड दिस फ्लक्चुएशन कि आपका $60 का सीधा 100 हो गया बिकॉज़ भाई सडनली ऑयल नहीं मिलेगा। बट उसका इम्पैक्ट आपको तुरंत नहीं मिला। क्यों? कि वहाँ पे बॉम्ब्स लगना शुरू हो गया, इंडिया में क्रूड प्राइस बढ़ जाना चाहिए था या इंडिया में ऑयल प्राइस बढ़ जाना चाहिए था। नहीं हुआ बिकॉज़
इनिशियली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ एज़्यूम्ड कि यार ये बहुत लंबा नहीं चलने वाला है। आजकल लड़ाई बहुत लंबा चलता नहीं है। अब 2-4 हफ्ते में ये बंद हो जाएगा, उसके बाद वापस नॉर्मल हो जाएगा, राइट? तो अपने पास हर कंट्री के पास स्पेशली एनर्जी को लेकर एक स्ट्रैटेजिक रिज़र्व मेंटेन करते हैं। स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व्स बोलते हैं। तो कंट्रीज़ ने क्या किया है कि इनिशियली क्या है कि मैं कंज्यूमर्स को क्यों ये करूँ, ये तो ऐसा 2-4 महीने में सेटल हो जाए 2-4 हफ्ते में सेटल हो जाएगा, तो रिज़र्व से मैं कंज़्यूम करने लग जाता हूँ। सो सप्लाई मैं बरकरार रखता हूँ, सो दैट कि मैं पैनिक क्रिएट नहीं करूँगा। एंड यू सीन दैट कि हाउ गैस सिलेंडर का पैनिक कितना सोशल मीडिया में बड़ा हो गया था, राइट? वो सब है। सो गवर्नमेंट ट्राई टू अवॉइड दीज़ थिंग्स, एनी गवर्नमेंट, नॉट ओनली आवर गवर्नमेंट, सब लोग। जहाँ पे रिज़र्व्स नहीं है, उन लोग ने राशनिंग किया था। फिलीपींस ने राशनिंग किया था, इंडोनेशिया ने राशनिंग किया था फ्यूल का। आपका आप गाड़ी है, तो आप मंडे ही गाड़ी लेके जा सकते हैं। देन वर्क फ्रॉम होम अनाउंस किया था सो दैट टू लेसन दिस बर्डन, ऑल दोज़ थिंग्स जहाँ पे रिज़र्व्स कम था। इंडिया, चाइना में रिज़र्व्स थे, तो वी यूज्ड फ्रॉम रिज़र्व्स। बट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड आपको लगता है यार मैं रिज़र्व पूरा खत्म करते जाऊँ और ये अगर नहीं निकला तो? देन मेरा बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। सो देन यू कंट्रोल दैट, नहीं, नहीं थोड़ा रेशनिंग करो। व्हाट इज़ माय प्रायोरिटी? इफ एलपीजी इज़ माय प्रायोरिटी, लेट मी फोकस ऑन एलपीजी। काइंड ऑफ ऑल दीज़ फ्लक्चुएशंस है बिकॉज़ ग्लोबली किसी भी लीडर को ये समझ में नहीं आ रहा था कि व्हाट इज़ द कंसिस्टेंट पॉलिसी? कंसिस्टेंसी नहीं था पॉलिसी में, या ना जो जो न्यूज़ निकल रहा था, राइट? सो एवरी डे इधर एस्केलेट हो रहा था और 2 दिन दिन के बाद डी-एस्केलेट हो रहा था। अगेन वापस टॉक्स चल रहे हैं, नहीं टॉक्स फेल हो गया। सो ये जो है पूरा वोलेटिलिटी के लिए जो कारण है, ये अनिश्चितता, जो अनसर्टेनिटी, इसकी वजह से। तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा अभी जैसे प्राइस इतना बढ़ गया, अभी रूपी भी काफ़ी डेप्रिसिएट हो रहा है बिकॉज़ क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए। तो मी एज़ एन इंडिविजुअल जो एक रिटेल इन्वेस्टर देख रहा है, उनके लाइफ़ में क्या इम्पैक्ट होगा इसका? सी रिटेल इन्वेस्टर या आम आदमी हाँ। को कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट से कुछ लेना-देना नहीं हुँ। है। तो आपको जो है कि आपका रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है, आपका एंटायर कॉस्ट ऑफ लिविंग is you can say that 80 to 90% is commodities, 10 to 20% is services. Largely, in a normal world, most of your consumption happens through physical commodities. Either it is food or you purchase fuel, you go from one place to the other, right? तो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि हम कमोडिटी का हायर प्राइस मोमेंटम और ट्रेंड में है। एंड अगले 3 से 4, 6 साल तक ये ट्रेंड चलने वाला है। बिकॉज़ 2 मेन रीज़न्स हैं। जो हम जियोपॉलिटिक्स का ग्लोबल वर्ल्ड के ग्लोबल इसके बारे में बात कर रहे हैं, ब्रोकन वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे थे, कि जब भी मेरे पास अगर एश्योरिटी है, मैं जभी भी चाहिए तभी मैं कॉपर मँगवा सकता हूँ, जब भी चाहिए मुझे मैं क्रूड मँगवा सकता हूँ, या जब चाहिए मुझे गेहूँ मिल जाएगा, राइट? तो मुझे ज़्यादा कमोडिटी स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। मैं स्टोर करूँगा बट मिनिमम क्वांटिटीज़ में स्टोर करूँगा सो दैट मेरे को डिसरप्शंस को मैनेज करने का। बट अगर मुझे ये डाउट हो जाता है, यार कल क्रूड मिले नहीं मिले, आप एक आम आदमी हो, अगर कोई बोलता है कि यार कल से आपको ये चीज़ शायद नहीं मिले, दूध शायद नहीं मिले, आप क्या करेंगे? अगले 3 महीने का दूध आज ही खरीद के रख लेंगे। आपको ज़रूरत नहीं है आज। नॉर्मली तो आप 1 दिन का दूध खरीदते हैं, 2 दिन का दूध खरीदते हैं, पेरिशेबल है, राइट? बट स्टिल नहीं, मैं फ्रिज खाली कर दूँगा बट रख दूँगा मैं, राइट? मैं पनीर बना के रख दूँगा या चीज़ बना के रख दूँगा या टेट्रा पैक्स खरीदूँगा। यू विल फाइंड ऑल द वेज़ एंड मीन्स सो दैट आपको ये जो अनसर्टेनिटी है फ्यूचर का आपको सर्टेन करने का है, बिकॉज़ ह्यूमन्स हेट अनसर्टेनिटी। आपका ब्रेन अलाउ ही नहीं करेगा अनसर्टेनिटी में उसको उसको क्लोज़ करने का इश्यू, ओपन नहीं रख सकते। वही तो घबराहट होता है, राइट? सो अगर आपको बोला गया है कि यार कल आपका क्रूड का डिसरप्शन हो सकता है, एनर्जी का डिसरप्शन हो सकता है, इट्स अ एक्सट्रीमली डेंजरस सिचुएशन। आप 140 से 150 करोड़ का आबादी का एनर्जी नीड्स को आपको सैटिस्फाई करना है। आप कितना स्टोर कर पाएँगे? एंड दीज़ आर स्पेशलाइज्ड कमोडिटीज़, आप कहीं भी स्टोर नहीं कर पाएँगे। आप अगर गेहूँ है, आपके पास एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है, एफसीआई के गोडाउन्स में पड़ा हुआ है, 1 पूरा साल, 2 साल का कंज़म्पशन का गेहूँ भी आप रख लिया, उसके ऊपर भी क्रॉप आया, तो फिर भी आप
बैग्स आप एक जगह पे रखेंगे, आप उसके ऊपर वो ताड़पत्री डाल देंगे और फिर भी रख सकते हैं। बट आपको क्रूड स्टोर करने के लिए आपको स्पेशलाइज़्ड टैंक्स चाहिए। टैंक भर दिया, उसके बाद क्या करेंगे? कितना टैंक्स बनाएँगे? आप कहीं पे भी रख रख नहीं सकते हैं। हार्ड कमोडिटीज़ एल्यूमीनियम में ठीक है, आपने एक ग्राउंड में रख दिया है, आप ओपन एयर में रख दिया है, चल जाएगा, बट क्रूड ऐसा नहीं है। सो एंड अगर कल एनर्जी नहीं है, सो एनर्जी इज़ सर्वाइवल टुडे, इट इज़ एज़ गुड एज़ फूड। You cannot survive without food and without energy. So energy absolutely essential. तो you cannot take risk. तो आप क्या करेंगे कि इन सर्टेन सिचुएशंस में नाउ टुमारो इंडियन गवर्नमेंट आल्सो विल, अभी जो मेरे पास चलो यार 40 दिन का, जनरली हम 40 से 45 दिन का जो कंजम्पशन है उतना रिजर्व मेंटेन करते हैं इंडिया में, राइट? शायद ये ऑलरेडी डिस्कशंस होता होगा, आई एम नॉट प्रिवी, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट कि एनी गवर्नमेंट विल रिएक्ट दैट यार 45 दिन का कंजम्पशन मेरे को कम पड़ेगा, आगे शायद मेरे को 60-70 दिन का कंजम्पशन का इन्वेंटरी बना के रखना पड़ेगा। तो देन आप सडनली वर्ल्ड क्रूड ऑयल सप्लाईज से आप जो जितना आपको चाहिए उससे ज़्यादा कंज़्यूम कर रहे हैं। कंज़्यूम नहीं कर रहे, आप रख रहे हैं, साइड में रख रहे हैं, राइट? सिमिलरली चाइना, सिमिलरली फिलीपींस, एवरी कंट्री नाउ उसका जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा खरीदेगा। इन्वेंटरी बनाने के लिए। हुँ। ऐसा ही कॉपर, ऐसा ही एल्यूमीनियम। सो आपको एल्यूमीनियम तो फिर भी वेरी वाइडली अवेलेबल कमोडिटी है। सो सम ऑफ दिस कमोडिटीज़ लाइक निकेल, राइट? निकेल इज़ वेरी रिस्ट्रिक्टेड। इंडिया ऑलमोस्ट 100% निकेल इंपोर्ट करते हैं हम लोग। राइट? हमारे कहाँ पास से ऐसा कुछ करते हैं? कंजम्पशन नहीं है। कहाँ से मोस्टली इम्पोर्ट करते इंडोनेशिया है, हैं? ओके। इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट। एनीवे रिफाइंड निकेल आप खरीद रहे हैं, तो आप चाइना से खरीदेंगे बिकॉज़ सबसे ज़्यादा रिफाइनिंग मेटल वहाँ पे होता है। हुँ। राइट? सो देन आपको निकेल इज़ वेरी एसेंशियल, आपको इधर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में है, मोस्ट ऑफ द अदर इसमें आपको यूज़ होता है। इवन इफ इट इज़ अ स्मॉल क्वांटिटी, बट आप एक्स्ट्रा खरीद के रखेंगे, ट्रेडर्स भी उसको स्टॉक कर देंगे। सो मेनी ऑफ द कमोडिटीज़, सो अ, अम, जो नॉर्मल सप्लाई चेन्स और नॉर्मल सिचुएशन में आप मिनिमम स्टॉक रखने वाले थे, अभी जस्ट इन टाइम बोलते हैं इसको, जस्ट इन टाइम एफिशिएंसी। तो आप एज़ अ कंपनी इफ यू आर रनिंग, आप क्या करेंगे, मिनिमम इन्वेंटरी रखना चाहते हैं बिकॉज़ आपका इन्वेंटरी वर्किंग कैपिटल का कंजम्पशन करेगा। इट्स अ हाई कॉस्ट रिसोर्स है, राइट? सो आप कम से कम रखना चाहते हैं। बट अगर आपको लगता है कि मुझे डिसरप्शन हो सकता है, तो आप ज़्यादा रखोगे। बिकॉज़ मैं फैक्ट्री बंद नहीं करूँगा ना, करेक्ट। राइट? तो आप ज़्यादा रखेंगे। तो सो ये केस में फिर हम अगर क्रूड ऑयल भी ज़्यादा रखेंगे बिकॉज़ अनसर्टेनिटी एटसेट्रा, तो ये केस में डिमांड बढ़ गया, सप्लाई कंस्ट्रेंट है तो सप्लाई तो उतना प्राइस ही बढ़ रहेगा ना। जाएगा फिर, राइट? सप्लाई सडनली कहीं से सप्लाई तो उतना ही आएगा नहीं रहेगा, है। करेक्ट। या तो प्राइस बढ़ जाएगा एंड फिर। सप्लाई भी इम्पैक्ट हुआ इस बार तो। इस बार तो दूसरे जगह पे सप्लाई भी इम्पैक्ट हुआ बिकॉज़ वॉर है, उसके वजह से हुँ, आपका शिपिंग करेक्ट। बंद है। सेकंड इज़ इवन एक्सट्रैक्शन बंद है। या कई ऑयल रिफाइनरीज़ ऑन रिग्स एंड जो आपका क्रूड ऑयल पोर्ट्स पे अटैक्स हुआ है, तो डैमेज हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है। तो जैसा ओमान ने बोला है, कतर ने बोला है कि कतर इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेचुरल गैस एक्सपोर्टर सिंह, तो उन्होंने बोला है कि उनका जो 25% जो एक्सपोर्ट्स है, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ, उसको वापस लाने के लिए 5 साल लगेगा। माय गॉड! सो 25% सप्लाई आपका बंद हो चुका है 5 साल के लिए। तो सप्लाई भी इम्पैक्ट हुआ इस बार। एंड कतार से हम लोग क्या इम्पोर्ट करते हैं? नेचुरल गैस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, सो दैट्स एलएनजी। व्हाई फिर नेचुरल गैस के प्राइसेस हाँ, भी सो जो आपका शूट अप हो गए। ऑटोमोबाइल गैस हो गया, आपका पाइप्ड नेचुरल हाँ, गैस हो गया, ये आपका मेन प्रॉब्लम है। गॉट इट। तो क्रूड ऑयल पे आपका क्या प्रेडिक्शन है 2027 में, आपको क्या लगता है क्या प्राइस पे जाएगा ये? सी आज का सिचुएशन में इफ यू डू एनीथिंग बियॉन्ड 3 टू 6 मंथ्स, इवन दैट इज़ एक्चुअली क्रिस्टल बॉल गेजिंग है, वो तुक्का ही है, हुँ, ये मैं बोल सकता हूँ। बिकॉज़ फंडामेंटली you can judge some of these metals. Crude is extremely difficult because there are hundreds and hundreds of things which can go wrong, right? तो आप एट द करंट सिचुएशन, आप सिचुएशन इतना फ्लूइड है, आप ये भी बोल नहीं सकते कि ये कभी टॉक्स खत्म होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है कि खुला है, वो भी आप बोल नहीं सकते हैं। एक तो ईरान बोलता है खुला है आपके लिए, अमेरिका बोलता है बंद है, राइट? सो शिप्स जितना शिप्स पहले निकलते थे उसका 1/3 निकल रहा है अभी एज़ ऑफ नाउ। सो कल खुलेगा तो क्रूड नीचे आ जाएगा, एवरीथिंग नॉर्मलाइज़ हो जाएगा। भाई एग्रीमेंट हो गया, सीज़ फायर हो गया,
राइट? नहीं है, चलो अमेरिका वापस अटैक करना शुरू कर देगा, ये तो $150 हो सकता है, $200 हो सकता है। सो इट्स एक्सट्रीमली फ्लूइड इन दैट, राइट? इफ वी रिमूव दिस, अगर ये मैं वॉर हटा देता हूँ, ग्लोबली क्रूड ऑयल एक्सेस सप्लाई, तो ये एक्चुअली अगर वॉर निकाल दिया आपको $60-70 का होना चाहिए। अच्छा, इतना कम? वॉर प्रीमियम आपको $100 में लाके खड़ा कर दिया, ओह! राइट? सो फंडामेंटली एक्सेस सप्लाई है। अभी थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हुआ है, उसको रिपेयर करने के लिए, उसको वो सब थोड़ा ठीक करने के लिए समय लग जाएगा। बट इफ एवरीथिंग सेटल्स डाउन, अभी वो 6 महीने लगेगा, साल भर लगेगा, वो अंदाज़न इवन फॉर एन मतलब मेरे जैसा 20-25 साल का एक्सपीरियंस नहीं समझ में आएगा ना। दिस इज़ नथिंग यू कैन प्रेडिक्ट इन दिस, राइट? हम कैसा प्रेडिक्ट कर सकते हैं भई, कॉपर है, भई टोटल अवेलेबल माइन सप्लाई कितना है, हम कितना कॉपर निकलता है, उसमें से कितना परसेंटेज रिफाइन होता है, you can judge all these things, but politics you cannot judge, right? So fundamentally, uh, all the commodities are in upward cycle because globally सारे commodities का inventory buildup का cycle चल रहा है। वो cycle 2 से 3 साल तक चल जाएगा। So you will be naturally in a higher demand season despite globally growth is in a problematic situation, right? Globally growth नहीं है, राइट? अगर ग्लोबल ग्रोथ एक्सपैंड होता है और तेजी से अगर ग्लोबल इकोनॉमी बढ़ जाता है, तो और डिमांड बढ़ेगा, राइट? सो सेकंड इज़ दैट कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंजम्पशन ऑफ मेटल्स इज़ नाउ हैपनिंग इन अमेरिका आल्सो, इन डेटा सेंटर्स। ये जो ह्यूज एआई डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, उसमें बहुत सारे मेटल्स का कंजम्पशन होता है, राइट? उसमें रेयर अर्थ्स होगा, कूलिंग आपको यू ऑल नो दैट कि डेटा सेंटर का वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज हीट। कूल करना है, तो कूल करना है तो आपको एयर कंडीशनिंग करना है। एयर कंडीशनिंग कैसे करेंगे आप? इधर वाटर पाइपलाइंस आप सर्वर्स के थ्रू घुमाते हैं, आपका रैक्स के थ्रू घुमाते हैं। आजकल काफ़ी हद तक वाटर कूल्ड ये आता है। सो इसके लिए आपको हाईएस्ट हीट ट्रांसफर किस में होता है? कॉपर से होता है। सो आपका एंटायर एयर कंडीशनर्स ये सब जो है अंदर जो पाइप्स होता है वो हुँ, कॉपर का होता है। हुँ। राइट। बिकॉज़ कॉपर इज़ द ईज़ीएस्ट हीट ट्रांसमिशन मेटल, राइट? सो इतना बड़ा कॉपर का डिमांड आएगा। ये डिमांड पहले नहीं था, ये सडनली नया उभर के आ गया। बिकॉज़ इट्स अ नया इंडस्ट्री, राइट? सो आपका जो आइस व्हीकल है, जो इंटरनल कंबशन जो व्हीकल जो डीज़ल और पेट्रोल का व्हीकल्स है, उसमें मोस्टली आपका कॉपर होता है कि सिर्फ़ रेडिएटर में होता है, थोड़ा बहुत वायरिंग में होता है। बट आप अगर वही इलेक्ट्रिक व्हीकल ले रहे हैं, तो एंटायर मतलब एंटायर मोटर्स पूरा कॉपर का है? सो ईवी रिवॉल्यूशन और ऊपर चलता है, तो कॉपर का डिमांड और बढ़ता है। So these are thematic trends. करेक्ट। So commodities are going to be positive and going upwards. But some of the commodities are extremely, आप commodity प्राइस कभी भी देखते हैं, उसका जैसा फॉर एग्जांपल इक्विटी में प्राइस करने के लिए आप 2-4 चीज़ करते हैं, कंपनी का बैलेंस शीट लेते हैं, उसका सेक्टर का एनालिसिस करते हैं एंड देन कंट्री का एनालिसिस करते हैं। आप बताते हैं कि भई इसका इतना अर्निंग्स आने वाला है अगले 2-4-5 साल के लिए, अर्निंग्स का ये इंडस्ट्री, ये सेक्टर में इतना फ्यूचर अर्निंग्स डिस्काउंट होता है, तो इसका इतना पीई होना चाहिए, देन आपका प्राइस ये होना चाहिए। फेयर प्राइस कैलकुलेशन आप ऐसा बनाते हैं, लाइक एक एक कमोडिटीज़ में एक बैलेंस शीट हम लोग बनाते हैं, वो बेसिकली वन इज़ द अवेलेबिलिटी बनाते हैं। वन इज़ दैट कि लास्ट ईयर से कितना इन्वेंटरी है, इस साल कितना प्रोडक्शन आता है एंड देन टोटल कंजम्पशन और वी कॉल इट डिसअपियरेंस, कितना डिसअपियर होता है। अब कंज्यूम हो गया तो डिसअपियर। सो मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज़ एक्सेप्ट दीज़ मेटल्स, बाकी डिसअपियर होता है। आप क्रूड है, आप पेट्रोल है, कंज़्यूम करते हैं तो डिसअपियर होता है। आप फूड है, खाना खा लिया डिसअपियर हो गया। सो दीज़ आर डिसअपियरेंस हो जाता है। गोल्ड कभी डिसअपियर नहीं होता है। हुँ। आप गोल्ड में 1 ग्राम है, 1 ग्राम का 100th पोर्शन है, तो भी डिसअपियर नहीं होता है। जितना भी गोल्ड अभी तक माइन किया है सदियों से, वो सब अभी अभी भी अवेलेबल है। नथिंग इज़ डिसअपियर्ड, राइट? सो दैट्स अ डिफरेंट दिस थिंग। सो डिसअपियरेंस लेते हैं एंड जो बाकी नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कितना आता है, ये बैलेंस शीट बनता है। सो इफ द इन्वेंटरीज आर गोइंग डाउन कंटिन्यूअसली, उसका मतलब आपका प्रोडक्शन से ज़्यादा आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपका इन्वेंटरी कम होते जा रहा है, राइट? सो इन दैट केस यू आर इन अ स्ट्रक्चरल बुल मार्केट, राइट? व्हिच इज़ सिल्वर। सिल्वर पिछले 8 साल से
उसका इन्वेंटरीज कम होते जा रहा है बिकॉज़ उसका जो टोटल प्रोडक्शन से ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है, तो कंजम्पशन कहाँ से हो रहा है? इन्वेंटरी से कंजम्पशन होते जा रहा है। सो अभी हम लोग इस साल भी अपना सप्लाई विल बी लोअर देन द कंजम्पशन। तो सो सिल्वर की प्राइसेज़ इन्वेंटरीज और बढ़ रही है। वी आर एट अ ऑल टाइम लो के आस-पास आ गया। तो इससे और बढ़ने के चांसेस है सिल्वर के हाँ, सो प्राइसेज़। अगर अभी हम लोग अराउंड ढाई 3 लाख टन के आसपास का इन्वेंटरी होता था, ग्लोबल इन्वेंटरी मैं बोल रहा हूँ, ग्लोबली जो सरप्लस इन्वेंटरी है, अभी 40,000 टन में आ गया। कितने टाइम में हुआ ये? ये हो गया 7-8 साल में, अच्छा, राइट? अभी ये 40,000 टन अगर 2 साल में अगर 20,000 टन, 10,000 टन होता है, अभी आखिरी अगर आप बोलेंगे कि ये जो पानी का ग्लास है, यही आखिरी पानी है दुनिया में, तो अभी क्या करेंगे? उसको बोली लगाना पड़ता है। राइट? हूएवर पेज़ द हाइएस्ट, करेक्ट। राइट? हुँ, आपका जितना ज़रूरत है उस हिसाब से भई यही आखिरी है, राइट? सो आई एम नॉट सेइंग सिल्वर खत्म हो रहा है, बट क्या होता है कि इन्वेंटरी खत्म होने की वजह से क्या होता है कि हूएवर पेज़ द हाइएस्ट प्रीमियम दैट इज़ हाउ से डिमांड सप्लाई एडजस्ट होता है ना। बाकी आप सप्लाई लेके नहीं आ सकते हैं, जितना सप्लाई उतना ही आएगा बिकॉज़ एंड बाकी जो है आप डिमांड डिस्प्लेसमेंट कैसा करेंगे? डिमांड डिस्प्लेसमेंट करेंगे कि जिसको इतना प्राइस में खरीदने का ज़रूरत नहीं है, वो बाहर चले जाएगा मार्केट से। जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, वो रहेगा एंड प्राइस बढ़ता रहेगा। दैट्स कॉल्ड डिमांड डिस्प्लेसमेंट, राइट? सो कमोडिटीज़ वर्क लाइक दिस, राइट? सो अभी तक जितना भी हमारा जो ग्लोबली एक्सप्लोरेशन हुआ है, वगैरह हुआ है, एक्सेप्ट अंडर द सी बेड, बाकी जहाँ जितना ज़मीन है उतना सब कुछ सर्वे हो चुका है, जितना फाइंड करना है अंडर द ग्राउंड मेटल्स है, इतना फाइंड हो चुका है। ऐसा कोई कल सुबह सडनली उठ के एक नया कॉपर माइन मिलने वाला नहीं है। सब कुछ खोज हो चुका है। जितना क्रूड ऑयल है उतना फाइंड आउट हो चुका है। यू कैन एक्सप्लोर, यू विल गेट सम स्मॉल स्मॉल डिपॉज़िट्स, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। बट क्या होता है कि $40 में जो वायबल नहीं है, $120 जब होता है तो वो छोटा-सा डिपॉज़िट भी आपको शायद वायबल हो जाएगा। कमर्शियली वायबिलिटी कितना है कि नहीं है, राइट? सो आज फॉर एग्जांपल अपने पास इंडिया में जो कोलार गोल्ड फील्ड्स है, राइट? सो कोलार गोल्ड फील्ड्स में जो माइनिंग काफ़ी समय से बंद है बिकॉज़ जो गोल्ड आता है वहाँ पे इट्स वेरी, वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गोल्ड आता है उसका बिकॉज़ मेटल खत्म हो गया, जो बाकी मिट्टी है आपको शायद 2 टन मिट्टी प्रोसेस करेंगे तो शायद 1 ग्राम का गोल्ड आएगा, राइट? सो देन आई डोंट नो द एग्ज़ैक्ट मेजरमेंट्स बट द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ गोल्ड इन दैट ओर इज़ वेरी लेस। तो आपको शायद 1.5 लाख रुपए में वो वायबल होगा। जब ये लाख रुपए का गोल्ड था तब भी शायद वायबल ही नहीं है। सो कल 2 लाख हो गया तो केजीएफ से भी गोल्ड निकल सकता है। एज़ ऑफ नाउ वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग बट फ्यूचर में वो वायबल हो जाता है। सो दा 2 सोर्सेस आ जाता है अकॉर्डिंग टू द प्राइस दैट इज़ बट वेरी स्मॉल, मे बी 1% 2% का फ़र्क है। सडनली 30% कोई सप्लाई बढ़ जाता है। द ओनली थिंग व्हिच कैन हैपन इज़ ऑन द डिमांड साइड। कमोडिटीज़ में हमेशा डिमांड साइड एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। अगर फूड है व्हिच इज़ डिमांड इनेलास्टिक, सो आप फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर है, शुगर का प्राइस ₹40 किलो है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल 2 चम्मच आप शुगर लेते हैं कॉफ़ी में, तो ₹40 से मैं ₹20 कर देता हूँ, तो आप 4 चम्मच खाएँगे क्या? नहीं। नहीं, राइट? तो ₹40 का ₹100 होता है शुगर, आप तो 2 चम्मच ही खाने वाला है, हुँ, राइट? तो बिना शक्कर के तो आप पी नहीं सकते हैं, तो आप तो उतना ही खाना है। सो डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ फूड इज़ वेरी लेस, सो आप बिकॉज़ आपको खाना ही है, आपको 2 रोटी चाहिए ही चाहिए, राइट? सो द ओनली इंक्रीमेंटल डिमांड जो फूड में होता है, वो इट्स ओनली पॉपुलेशन। द नंबर ऑफ पीपल हू आर कमिंग इंटो दैट ईटिंग, कंज्यूमिंग पॉपुलेशन उतना जो है आपका बढ़ता है। सो सडनली देयर इज़ नो डिमांड, डिमांड साइड कोई स्टोरी नहीं है फूड में। फूड में सारे स्टोरी आता है कि सप्लाई साइड पे। बारिश हो गया जो खड़े-खड़े क्रॉप बर्बाद हो गया, पेस्ट्स आ गया, क्रॉप खराब हो गया, साइक्लोन आ गया, फ्लड्स आ गया, राइट? गोडाउन जल गया। दिस इज़ सप्लाई साइड इश्यूज़, राइट? इन इंडस्ट्रियल कमोडिटीज़, माइनिंग कमोडिटीज़, इट्स मोर डिमांड साइड इश्यूज़। भाई सडनली जो एक ईवी में आज फॉर एग्जांपल 20 किलो का कॉपर यूज़ हो रहा है। देयर इज़ समथिंग रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी टुमारो, भाई कॉपर का ज़रूरत ही नहीं पड़ा, टेक्नोलॉजी चेंज हो गया। देन सडनली आपका डिमांड डिसअपियर हो चुका है। एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एक्चुअली डिस्प्लेस्ड यू, राइट? सो अपना ट्रेडिशनल लेड एसिड बैटरीज़ होता है, लेड का बैटरीज़ होता है, राइट?
सो ग्रेजुअली वी आर मूविंग टू समथिंग एल्स, लिथियम आयन बैटरीज में जा रहे हैं, निकल कैडमियम बैटरीज में जा रहे हैं। सो टेक्नोलॉजी इज क्रिएटिंग डिमांड फॉर समथिंग एल्स। निकल कभी बैटरी में यूज नहीं हुआ, अभी निकल ज्यादा यूज हो रहा है। एंड लेड का बैटरीज आर गेटिंग आउट ऑफ फैशन, right? They cannot hold that much charge versus durability, XYZ, all those things. So there are multiple things which can change the consumption patterns or supply patterns. सो लेड का प्राइस कम होगा आपके हिसाब से, निकल का प्राइस बढ़ सकता है। कहीं कहीं और यूज होता है, हम्म, राइट? तो उस प्राइस में अगर थोड़ा कम हो गया तो जो इंडस्ट्री में लेड चाहिए था उन लोग यूज नहीं कर रहे थे, शायद वहां पे यूज हो जाता है। सो दिस एवरीथिंग फाइंड्स इट्स ओन वे। या सो कॉपर का आपने बताया कि डिमांड काफ़ी बढ़ने वाली बिकॉज़ ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड अदर इंडस्ट्रियल यूसेज ऑल्सो। तो कॉपर का अभी प्राइस चल रहा है आपने बताया ₹1200 पर किलोग्राम। इट वाज लाइक इट, वो तो 700-800 रुपए था, मतलब अच्छा, एक इतना साल बढ़ भी गया नहीं वो? हुआ था। 1 साल में 50% बढ़ तो गया? उससे पहले तो 400 रुपए था। अभी ओह! तो मतलब आप फ्यू इयर्स में वाओ! ये 400 से 1200 के आसपास आ गया। इट विल अच्छा, फर्दर। तो आपको क्या लगता है 2027 में क्या रहेगा कॉपर का प्राइस? सो कॉपर अनदर 30-35% बढ़ जाएगा। ओके, हाँ, सो अभी के मोस्ट ऑफ द प्राइसेज़ से। इंडस्ट्रियल मेटल्स आपको 20 से 25%, 30% बढ़ेगा अगले साल तक। मोस्ट ऑफ द कॉपर, इंडस्ट्रियल मेटल्स। एल्यूमीनियम, यस, यस, ज़िंक। यस, राइट? इट्स अ मैसिव कंजम्पशन ड्राइव चल रहा है उसके वजह से। एंड क्रूड अनप्रेडिक्टेबल है, जैसा या मैंने जैसे आपने बताया। हुँ। गोल्ड सिल्वर थोड़ा डिफरेंट है। तो गोल्ड सिल्वर में क्या चल रहा है अभी? आपने जैसे बताया सिल्वर का तो आप बता रहे हो कि इस बढ़ेगा ये प्राइस बिकॉज़ ऑफ द प्रोडक्ट लाइक सप्लाई उतना ही है बट डिमांड बढ़ रहा है। बट आपको क्या लगता है सिल्वर अभी क्या प्राइस चल रहा है सिल्वर का? सिल्वर का 2,53,000, टू टू 2,53,000 250 270 के बीच में काफी दिनों से ये रेंज बाउंड है। और गोल्ड का अभी चल रहा है 1,50,000 1,55,000 1,51,000। 1,50,000 के आसपास 5-6 हज़ार रुपए तो का। आपको क्या लगता है गोल्ड और सिल्वर 2027 तक क्या प्राइस होगा? सी गोल्ड एंड सिल्वर एक्चुअली मैं तो कमोडिटीज का डब्बे में ही नहीं डालता हूँ इसको, राइट? गोल्ड इज ए करेंसी, हुँ, इट इज नॉट ए कमोडिटी, राइट? सिल्वर इज लाइक अ सिल्वर आल्सो इज लाइक ए क्रिप्टो ऑफ द करेंसीज, राइट? सो सिल्वर क्या है ना, इट्स अ पुअर मैन्स गोल्ड बोलते हैं, राइट? सो हुँ, भाई जिसको गोल्ड अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो सिल्वर ले लेता था, हाँ। राइट? सो बट गोल्ड आपका अल्टीमेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर परचेजिंग पावर। आपको इसको डिफाइन करने का है ना एज अ करेंसी। करेंसी क्या है? आपका, आप कुछ भी चीज खरीदने का है, मेरे पास मेरा एक्सेस सेविंग्स और माई वर्थ नेट परचेजिंग पावर मेरा ये सर्टिफिकेट में है। दैट्स अ सर्टिफिकेट ऑफ व्हाट इट इज वर्थ। 100 रुपीज नोट है, 500 रुपीज नोट है, राइट? उसमें आपको चलो 100 रुपीज में 2 किलो गेहूं आएगा, राइट? सो इफ कल ये 100 रुपीज में अगर 2 किलो गेहूं नहीं आता है, 1 किलो गेहूं आता है, तो उसका मतलब गेहूं का प्राइस बढ़ा या 100 रुपीज नोट का वैल्यू कम हो गया? इट्स अ कॉन्undrum, राइट? हुँ, आप इधर साइड देख सकते हैं। या इधर गेहूं का वैल्यू बढ़ गया या 100 रुपए आज उतना वर्थ नहीं है, तो 100 रुपए में 1 किलो ही गेहूं आ रहा है, राइट? इधर वेज इट इज ट्रू, राइट? तो इसलिए बोलते हैं कि लोग हमारे बचपन में जमाने में इतने में आता था, रुपये का वैल्यू अभी कुछ नहीं है, पैसे का वैल्यू नहीं है, राइट? सो इट्स हाउ हाउ मच इट कैन परचेज, राइट? बेसिकली परचेजिंग पावर नहीं है, ज़ीरो हो जाता है तो उस करेंसी का वैल्यू कुछ भी नहीं है। आज सम ऑफ द कंट्रीज़ लाइक नाइजीरिया वगैरह, आप बैग फुल ऑफ कैश लेके जाके 1 किलो टमाटर भी नहीं आता है, राइट? सम ऑफ दीज़ कंट्रीज़ जहाँ पे इन्फ्लेशन इज़ इंटू थाउज़ेंड्स ऑफ परसेंटेज पॉइंट्स, राइट? सो करेंसी का वैल्यू कुछ है ही नहीं है, राइट? सो गोल्ड हमेशा आपको ये प्रोटेक्ट करेगा। आपको ईदर फॉर एग्ज़ाम्पल 1 ग्राम गोल्ड में 100 साल पहले कितना गेहूँ आता था, आज एट लीस्ट उतना आएगा या उससे ज़्यादा आएगा। आप मतलब 200 साल, 500 साल पहले भी जाएँगे, 1 किलो सोना जितना गेहूँ या चावल खरीद सकता था, आज भी उतना 1 ग्राम में उतना मिनिमम आएगा या उससे ज़्यादा ही आएगा। तो गोल्ड का वैल्यू एप्रिशिएट हुआ बोल सकते हैं, राइट? अगर मेरे को 1 ग्राम में 1 किलो चावल आता था, फॉर एग्ज़ाम्पल 500 साल पहले, 1 ग्राम राइट? आज 1 ग्राम में 1 किलो ही जा चावल आता है, तो गोल्ड का वैल्यू स्टेबल है।
It is able to purchase same amount of food or commodity, let's say, right? बट आज 1 ग्राम में आपको 50 किलो चावल आता है। इधर चावल इतना गिर गया या गोल्ड उतना बढ़ गया, राइट। राइट? सो 500 साल पहले जितना चावल उत्पादन हो सकता था, उससे कहीं ज़्यादा चावल उत्पादन हो रहा है अभी, राइट? ज़मीन उतना ही था, बट वेरियस टेक्निक्स की वजह से जो क्रॉप्स का जो यील्ड बढ़ गया वगैरह-वगैरह, हम पूरा दुनिया जो 100 साल पहले जितना खाने का उत्पाद करते थे, उससे कहीं ज़्यादा हम खाना का उत्पाद कर रहे हैं बिकॉज़ ऑफ टू फीड द राइजिंग पॉपुलेशन, राइट? वो तो करना ही पड़ता। सो एक साइड आप फूड का एक्सेस प्रोडक्शन करने उसका वैल्यू थोड़ा कम हो गया, बट एट द सेम टाइम गोल्ड एक्चुअली अप्रिशिएटेड बाय परचेजिंग पावर, राइट? जनरली करेंसीज़ ऐसा नहीं होता है, राइट? सो दिस इज़ द अल्टीमेट करेंसी, इसके ऊपर कुछ नहीं है। सो इसीलिए आप एक चीज़ बोलते हैं लोग, भाई ऐसा क्या है सोने में? एक्सेप्ट अभी सोने का कुछ टेक्निकल इंडस्ट्रियल यूसेजेस आ गया, अदरवाइज़ सोना सिर्फ़ पहनने के लिए यूज़ होता था, राइट? देयर इज़ नथिंग सिग्निफिकेंट यूज़ सोने के लिए, बट हर आदमी को सोना ही चाहिए, राइट? हर उनका सेविंग्स सोने में रखना चाहता है। अभी नहीं, जब भी बैंकिंग सिस्टम नहीं था तभी से, राइट? कि एवरीवन प्रेफर्स टू होल्ड गोल्ड, राइट? क्यों? बिकॉज़ ऑफ द रेयरिटी ऑफ द सिचुएशन, भाई मैं सडनली गोल्ड चाहिए तो मैं बना नहीं सकता हूँ, एंड कई सारे लोग ने कोशिश किया था कि केमिकली इसको लैब में बनाएँ वो सब, राइट? द अल्केमिस्ट का स्टोरी, राइट? तो बट हो ही नहीं सकता, दिस इज़ अ बेसिक एलिमेंट, यू कैन नॉट प्रोड्यूस दिस। क्या स्टोरी है अल्केमिस्ट का? नहीं ना, वो कई सारे साइंटिस्ट्स हुँ। गोल्ड को केमिस्ट्री लैब में प्रोड्यूस करने का कोशिश किया था। इट्स अच्छा, लाइक बट दैट्स कॉल्ड द अल्केमिस्ट। क्या वो हुआ एक्चुअली था फिर ऐसे? मतलब बहुत सारे, मतलब हंड्रेड्स ऑफ साइंटिस्ट्स एक्चुअली तो ट्राइड, हुआ था मतलब गोल्ड मतलब नहीं, नहीं लैब हो में सकता है। प्रोड्यूस? ये प्राइमरी एलिमेंट है ना, आप तो प्राइमरी एलिमेंट को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। अच्छा, तो उन्होंने लैब में प्रोड्यूस करने की कोशिश की, हाँ, तो मतलब आप गोल्ड प्राइमरी, बनाने की कोशिश की। हाँ, ओके। बिकॉज़ दे ट्राइड कि कैन बी हुँ, प्रोड्यूस्ड, हुँ। बिकॉज़ इतना ज़्यादा वैल्यू है कि मैं बना भी सकता हूँ क्या इसको? नहीं बन सकता है। अच्छा, दिस इज़ अ प्राइमरी मेटल है, प्राइमरी एलिमेंट है ये आपका, ओह इंटरेस्टिंग। राइट? एलिमेंट्स हुँ, टेबल में आ जाता है ना ये। इट्स दीज़ आर प्राइमरी एलिमेंट्स, यू कैन नॉट प्रोड्यूस एक्चुअली, यू कैन ओनली टेक इट फ्रॉम एक दूसरे फॉर्म में आप मिक्स कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, बट यू कैन नॉट प्रोड्यूस देम, ओके। राइट? सो थिंग इज़ कि अगर गोल्ड एक करेंसी है, बाकी सारे करेंसीज़ हैव टू बी पेग्ड टू गोल्ड, बट वो हमने कई साल पहले निकाल दिया था, जो ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट जो ब्रेक हुआ था, डॉलर जो बेसिकली डॉलर आज ग्लोबल करेंसी बनने के लिए दैट वाज़ पेग्ड टू डॉलर अर्लियर, इट वाज़ नथिंग बट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ गोल्ड, कि मतलब भाई डॉलर फेडरल, और गोल्ड सेम सेम इस हाँ, तो पे चल आपको रहा है। 1 डॉलर में 1 ग्राम गोल्ड मिलता था, लेट्स से, अच्छा, हाँ। राइट? सो दैट वाज़ एन एग्रीमेंट, यूएस फेडरल रिज़र्व ने ये एश्योरेंस दिया था, जितना डॉलर सर्कुलेशन में है, उतना गोल्ड मेरे पास है। कभी भी आपको चाहिए तो आप एक $1 नोट लेके आ जाओ, 1 ग्राम आप लेके जा सकते हो। तो सो हमेशा गोल्ड डॉलर और और गोल्ड का डॉलर प्राइस एक ही सेम था, ही रहेगा फिर? सेम ही था। करेक्ट। कितने साल तक था ये? बट ये आई थिंक 1968 या समथिंग है, आई डोंट हुँ, रिमेंबर एग्ज़ैक्टली, जो ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट इन लोग ने हुँ, ब्रेक किया था और डॉलर का पेग ब्रेक किया था। उन्होंने ओके। बोला कि नहीं, अभी हमको बहुत डॉलर का ज़रूरत है, तो हमको प्रिंट करना पड़ेगा। हम ये गोल्ड खत्म हो गया, गोल्ड नहीं है। सो यू कैन नॉट ब्रिंग एंड एक्सचेंज योर डॉलर टू गोल्ड, नहीं देंगे, खत्म हो गया, राइट? वो ब्रेक होने के बाद इट इज़ गुड वी एक्सपैंडेड एक्चुअली, तो ग्लोबल इकोनॉमी एक्सपैंडेड, मनी एक्सपैंडेड, जो मनी सप्लाई बोलते हैं M3, मनी सप्लाई एक्सपैंडेड बिकॉज़ अदरवाइज़ मनी कभी एक्सपैंड नहीं हो सकता था। अगर M3 क्या होता है? आप पेग्ड है गोल्ड के लिए, अंटिल अनलेस यू प्रोड्यूस मोर गोल्ड, आप करेंसी एक्सपेंशन नहीं कर सकते थे, राइट? सो जैसा मैंने पेग निकाल दिया, हुँ, देन देयर आर मोर करेंसी अवेलेबल इन द मार्केट। सो व्हेन यू प्रिंट मनी, आप क्या करते हैं, सी आपको अल्टीमेट डेफिनिशन ऑफ मनी में जाते हैं ना, वो क्या है? आपने कुछ भी प्रोड्यूस किया, आपने कुछ मेहनत किया, आपका जो मेहनत के जो फल है, वो आपका एक बैंक में रखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अ, ₹100 वर्थ ऑफ आज आपने काम किया, राइट? आपने रोड बनाया, खड्डा खोदा या आपने गेहूँ उगाया, कुछ भी व्हाटएवर योर वर्क इज़, आपने ₹100 वर्थ ऑफ एफर्ट, राइट? आपने किया है, तो उसमें से आपने ₹50 आज कंज़्यूम कर दिया है, आपके खाने में जो भी है। बाकी ₹50 आपको आज ज़रूरत नहीं पड़ा, बट
इसको मैं किसी और को उधारी देके, आज का मेरा एक्स्ट्रा एफर्ट को, मैं कल रेस्ट करना चाहता हूँ। कल मैं आराम करना काम नहीं करना चाहता हूँ, बट कल भी मुझे ₹50 चाहिए सर्वाइवल के लिए, राइट? बट आज मैंने ₹100 का मैंने प्रोड्यूस किया। सो मैं कैसे इसको दे सकता हूँ कि मेरा जो मेहनत है, मैं किसी को उधारी दूँ, राइट? एंड देन वापस मैं कल ले लूँ, मुझे चाहिए। तो आई हैव टू टोकेनाइज़ दिस। माय एक्स्ट्रा एफर्ट मैंने लगाया आज, उसको मैं टोकेनाइज़ कैसे कर सकता हूँ? दैट टोकन इज़ द करेंसी। So you are worth 50 rupees. This is your, I promise to pay you 50 rupees or 100 rupees, whatever is, right? So underlying economic principle of money is that आपका जो प्रोड्यूस आपने जो भी आप अगर सामान प्रोड्यूस करते हैं, तो सामान आप रख सकते हैं। आप आपने पॉट बनाया, 4 पॉट्स बनाया, तो आपने पॉट रख दिया, कल पॉट गेहूँ के साथ एक्सचेंज कर लिया बार्टर सिस्टम में, राइट? किसी को पॉट चाहिए था, उसके पास गेहूँ है, आपको गेहूँ चाहिए, आपने पॉट दिया। बट दिस फेल्स आफ्टर अ सर्टेन एक्सटेंट, बिकॉज़ आपको कितना पॉट किसको चाहिए? सबको पॉट्स आ गया, अभी आपके पास तो पॉट्स ही है, बट आपको गेहूँ चाहिए, गेहूँ वाले को पॉट नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे? सो यू कैन एक्चुअली सेल टू समबडी जिसको पॉट चाहिए बट उसके पास गेहूँ नहीं है, उससे मैं एक पेपर ले लूँ, ये पेपर इसको दे दूँ और मैं गेहूँ खरीदूँ। दिस इज़ द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ मनी, राइट? तो आपका जो प्रोड्यूस जो है, ईदर इट इज़ सर्विस और जो मटेरियल आपने जो बनाया है, उसको मैं टोकेनाइज़ कर दिया। राइट? उस टोकन वाज़ अल्टीमेटली प्राइस्ड इन गोल्ड, बट उसके बाद जब ये गोल्ड का पेग निकल गया है, सो देयर वाज़ अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ कैश व्हिच वाज़ पम्प्ड इन, लेट्स से, राइट? तो आपने प्रिंट कर दिया, तो कहाँ से लेके आया? किसका एफर्ट था ये? नोबडीज़ एफर्ट, किसी ने प्रोड्यूस ही नहीं किया उतना। अभी अब मेरे पास अगर $1000 है, कल सुबह मैंने और $1000 प्रिंट किया, ये किसने ये बनाया? तो हवा में से बनाया। सो व्हाट इज़ दैट? मेरा फ्यूचर एफर्ट को मैं आज ही मैंने टोकेनाइज़ कर दिया। बेसिकली आई एम बोरोइंग फ्रॉम द फ्यूचर, राइट? तो कल मेरे को ये मेहनत करके इसको चुकाना पड़ता है, राइट? व्हेनेवर यू प्रिंट मोर मनी, दैट मीन्स यू आर बोरोइंग फ्रॉम फ्यूचर। समडे यू हैव टू अनवाइंड दिस, राइट? तो जितना गोल्ड में जो गोल्ड होता है ना, वो बिकॉज़ एज़ आई सेड कि 100 साल, 200 साल, 500 साल उसका परचेज़िंग पावर प्रोटेक्शन उसका है। तो आपने $1000 को $2000 आपने प्रिंट कर दिया है, तो अभी जो आपको प्रॉक्सी वाइज़ तो गोल्ड का वैल्यू आपका डबल हो ही चुका है। द मोर यू प्रिंट मनी, द मोर यू बोरो फ्रॉम द फ्यूचर, आपका गोल्ड का वैल्यू बढ़ता है बिकॉज़ कल चुकाना है इसी में से। वाओ! सो इंटरेस्टिंग। तो आप बोल रहे हो कि नेक्स्ट ईयर ये गोल्ड का प्राइस इससे बहुत इंक्रीज़ ही होगा यहाँ से, या बिकॉज़ बिकॉज़ इसको चुकाना ही है मतलब आगे जाके या इन सो अ वे। आज अगर आप प्रिंट नहीं करते हैं, आप एक्चुअली अनवाइंड करते हैं, आप डिस्ट्रॉय करते हैं नोट्स को। आपने जो नोट्स को प्रिंट किया था, पब्लिक में बाँट दिया है। पब्लिक उसको इन्वेस्ट करके और जो भी है, उन लोगों ने मेहनत करके टैक्सेस भरा है गवर्नमेंट को वापस, लेट्स से। तो अभी गवर्नमेंट के पास एक्सेस पैसा है, हुँ, कुछ नहीं करना है, देयर इज़ नो यूज़। तो आई कैन डिस्ट्रॉय द नोट्स, राइट? आई कैन रिमूव द मनी फ्रॉम द सप्लाई, राइट? देन एक्चुअली गोल्ड का वैल्यू कम हो जाता है, बिकॉज़ आपका करेंसी का वैल्यू बढ़ जाता है। द नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ करेंसी सप्लाई यू हैव रिड्यूस्ड, समझ गया। राइट? हुँ, सो जब तक आपका मनी एक्सपैंड होता रहेगा, मनी सप्लाई बढ़ता रहेगा विदाउट एनी अंडरलाइंग प्रोडक्टिविटी एक्सपेंशन जो है, अब आप इधर सी प्रोडक्टिविटी आपको 2 तरीके से एक्सपैंड होता है ग्लोबली। इधर आप एफिशिएंसी से बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लेबर फोर्स आए, आप 4 घंटे के बदले में 8 घंटे काम कर रहे हैं और राइट थ 60% पीपल एम्प्लॉयड नहीं 80% मैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर देता हूँ, तो मैं पूरा ओवरऑल मेरा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है। दूसरा है इधर यू इनोवेशन से बढ़ता है। मैंने एक नया टेक्नोलॉजी या नया टूल इन्वेंट किया है, इसके वजह से मैं एक जो काम 4 घंटे में कर सकता था, मैं अभी 1 घंटे में कर पा रहा हूँ, उसकी वजह से मेरा प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। प्रोडक्टिविटी गेन्स आर एक्चुअली ट्रू एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमी। आप आर्टिफिशियली इकोनॉमी को पंप अप करना है, तो आप मनी प्रिंट करके देते हैं। सो दैट कि जभी भी ये मनी प्रिंटिंग आया है, ईदर यू आर ट्राइंग टू अवॉइड क्राइसिस, कोविड जैसा क्राइसिस है, लेमन ब्रदर्स कोलैप्स है, फाइनेंशियल मार्केट कोलैप्स है, डेट क्राइसिस है, यूरोपियन डेट क्राइसिस था, राइट? सो ये सारे जो क्राइसिस से थोड़ा-सा राहत देने के लिए सेंट्रल बैंक्स जनरली पुश मोर एंड मोर लिक्विडिटी।
भाई आज के लिए राहत देता हूँ, कल तू वापस कमा के मेरे को वापस दे दे। ये मैं लेने वाला हूँ वापस। बट अनफॉर्च्यूनेटली 2008 में लेमन ब्रदर्स का कोलैप्स हुआ था। 2008-9 में फर्स्ट क्वांटिटेटिव ईजिंग करके लार्ज स्केल ऑफ मनी प्रिंटिंग आया था यूएस से। क्वांटिटेटिव ईजिंग मतलब क्या होता है? तो बेसिकली मनी सप्लाई का बढ़ा दिया। हुँ, क्वांटिटेटिव ईजिंग बोलते हैं उसको कि मनी मनी द अमाउंट ऑफ सर्कुलेटेड मनी प्रिंट करके बढ़ा दिया, करेंसीज़ प्रिंट करेंसी कर दी बढ़ा दिया, बेसिकली। हुँ, करेंसी प्रिंट किया, राइट? उसके बाद धीरे-धीरे 2010-11 तक ये इसका इम्पैक्ट खत्म हो गया था। देन वर्ल्ड अपने पैर पे वापस खड़ा होने का टाइम आ गया। उस टाइम पे 2011-12 में आपको यूरोपियन डेट क्राइसिस आया था। इसको बोलते हैं पिग्स क्राइसिस। पोर्चुगल, इटली, ग्रीस एंड स्पेन, पिग्स का क्राइसिस आया था। सो देन वो दैट वाज़ कॉज़िंग ग्लोबल रिसेशन। सो क्या करते हैं कि यार ये रिसेशन से हटाना है कि सडनली कंपनीज़ के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, ये डेट डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, डिफ़ॉल्ट होने से बचने के तो आर्टिफ़िशियली सप्लाई करके डेट को राइट ऑफ कर दो, राइट? सो देयर वाज़ अ ह्यूज मनी इन्फ्यूजन फ्रॉम जापानीज़, ऑस्ट्रेलियंस, अमेरिकन्स एंड यूरोपियंस। सब कोऑर्डिनेटेड मनी प्रिंट किया था उस टाइम पे, उससे बचने के लिए। चलो 12 वाला 14, 15, 16 आ गया, 17 से अ, अमेरिका ने बोला है कि नहीं, नहीं अभी खत्म हो गया, अभी मेरे को ये पैसा वापस लेने का टाइम आ गया। मेरा जो बैलेंस शीट से इसको निकालना चाहता हूँ मैं, इसको डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ मनी को। आई वांट टू गे ब्रिंग इट बैक जो अननेसेसरी सर्कुलेशन में है, बिकॉज़ इन्फ्लेशन बढ़ गया था, बिकॉज़ आपने प्रोड्यूस ही नहीं किया, आप खा रहे हैं, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, सामान का दाम बढ़ जाता है। सो देन उसको बोलते हैं टेपर टेंट्रम। सो फर्स्ट टाइम इन लोगों ने बोला था कि भाई टेपरिंग करेंगे, जो क्वांटिटेटिव ईजिंग का रिवर्सल करेंगे। देन मार्केट्स कोलैप्स्ड बिकॉज़ जो फ्री लिक्विडिटी आ रहा था मार्केट से गायब होने वाला है, तो सडनली देन तो जो स्पेक्युलेटिव पोज़ीशंस था वो अनवाइंड हो जाएगा, राइट? देन आ गया 17-18 के पास वो टेपरिंग स्टार्ट हुआ था, धीरे-धीरे पैसा वापस नहीं लेने लग गया था, तो 2019 में कोविड आ गया। 19-20 19 का एंड और 20 का शुरुआत। राइट? देन एंटायर वर्ल्ड अगेन कोलैप्स्ड। देन अगेन नहीं, नहीं, नहीं ये सलाइन जैसा है। ऐसा आप कोलैप्स हो रहा है, सलाइन चढ़ा रहे हैं, अब थोड़ा-थोड़ा अरे यार अभी मेरा हुँ, थोड़ा ठीक हो गया, सलाइन निकाल दिया, नहीं कुछ और क्राइसिस आ गया, वापस सलाइन चढ़ाओ, हुँ, राइट? ये वाला सिस्टम के वजह से दिस कंटीन्यूअस एंड सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन ऑफ मनी के वजह से गोल्ड का प्राइसेस इतना ऊपर आया। हुँ, सो आप ये बोल सकते हैं कि जैसा पहले के एग्जांपल है, ये गोल्ड का प्राइस बढ़ गया या डॉलर का वैल्यू कम हो गया। हुँ। ईदर वेज़ इट इज़ द सेम। तो यूएस का गोल्ड जो प्राइस होगा और इंडिया का गोल्ड प्राइस होगा, तो इंडिया का गोल्ड लिंक्ड है क्या? लाइक यूएस की गोल्ड एग्ज़ैक्टली प्राइस लिंक्ड है। तो यूएस का गोल्ड प्राइस जैसे फ्लक्चुएट होगा ऑन द वैसे इंडिया का कमोडिटीज़ होगा। मोस्टली एक्सेप्ट फूड। फूड में क्या हाँ। थोड़ा लोकलाइज़ेशन होता है हुँ, कि जनरली द लार्ज कमोडिटीज़ आर ग्लोबली सेम प्राइस। ओके। द ओनली डिफरेंसेस यू विल हैव इज़ दैट कि लोकल इम्पोर्ट ड्यूटी एंड टैक्सेस। इसमें आर्बिट्राज अपॉर्च्युनिटीज़ कभी होते हैं जहाँ पर लेट्स से 100% होता है। यस, यस, प्राइस डिफरेंशियल यस। रहा एंड देन यू कैन डू कब स कब हुआ ग्लो ऐसा? हर टाइम होता है। सी अभी अभी कहाँ पर है ये आर्बिट्राज अपॉर्च्युनिटीज़? ग्लोबली कमोडिटीज़ से ना वेरी फ्यू कंपनीज़ कंट्रोल ग्लोबल कमोडिटीज़। हुँ, वेरी फ्यू कंपनीज़, लेस देन 7 एंड उसमें से एबीसीडी आर वेरी लार्ज वन्स एक्चुअली। आर्शल डैनियल मार्टिन एडीएम करके, बुंगे एक है, कारगिल है एंड लुई ड्रिफस है। सो क्या है ये इसको सब? एबीसीडी बोलते हैं। दीज़ आर द वेरी, वेरी लार्ज कंपनीज़ ओके, व्हिच कंट्रोल ऑल द कमोडिटीज़ अक्रॉस द वर्ल्ड। इसके अलावा ओलाम हो गया, नोबल हो गया, बट ये करते क्या है ट्रैफिक्यूरा हो कंपनीज़? गया। दीज़ आर द गाइज़ हू एक्चुअली टेक these opportunities ऑफ मैनेजिंग कमोडिटीज़ वन प्लेस टू द अदर। ओके, आपको फॉर एग्ज़ाम्पल सोयाबीन बहुत एक्सेस प्रोड्यूस हो गया ब्राज़ील में। राइट? तो चाइना में सोयाबीन चाहिए बिकॉज़ सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ कोर्स लार्ज पॉपुलेशन को फीड करना है। वन ऑफ द लार्जेस्ट मीट कंज्यूमिंग नेशंस आल्सो पोर्क कंज्यूम करते हैं, लॉट ऑफ पोर्क कंज्यूम। पोर्क को क्या चाहिए, जो पिग्स को क्या चाहिए? सोयाबीन मील चाहिए। जो क्रश करते हैं सोयाबीन, उस क्रश करेंगे सोयाबीन सीड्स को, तो उसमें से 2 निकलता है। वन इज़ कि ऑयल निकलता है, जो बाकी बचता है उसको बोलते हैं मील। राइट? जो पिट होता है उसका जो, राइट? तो वो कैटल फीड में जाता है। सो राइट? सो पिग्स को फीड करने के लिए आपको सोयाबीन मील चाहिए
एंड चाइनीज़ पॉपुलेशन को फीड करने के लिए ऑयल चाहिए, जो कुकिंग ऑयल चाहिए। सो अगर इफ आई इंपोर्ट सोयाबीन्स फ्रॉम ब्राज़ील इंक्लूडिंग द शिपमेंट मेरे को सस्ता गिरता है, तो आई विल इंपोर्ट फ्रॉम दिस थिंग आर्बिट्राज ही हो गया ना ये। हुँ, बेसिकली चाइना में प्राइस हायर है, ब्राज़ील करेक्ट। में सस्ता है और मेरा शिपिंग का खर्चा निकाल के मेरे को पैसा बचता है, तो दीज़ कंपनीज़ विल इंपोर्ट। हुँ, मोस्ट ऑफ दीज़ कंपनीज़ विल हैव ऑफिसेज़ अक्रॉस द वर्ल्ड एंड हमेशा इन लोग ये अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए से इन लोग बैलेंस आउट करते हैं, राइट। सारे सप्लाई को। जैसे मेरे फ्रेंड है, उसने मेरे को बताया था, उसने एक सिल्वर में आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई किया था, जहाँ पर वो बता रहा था कि लंदन मेटल एक्सचेंज में सिल्वर वाज़ ट्रेडिंग एट प्रीमियम एज़ कंपेयर्ड टू शंघाई मेटल एक्सचेंज एंड ही थॉट दैट कि शंघाई मेटल एक्सचेंज का प्राइस अल्टीमेटली वो ऊपर तक जाएगा ही एंड देन ही कैप्चर दैट एंड 2 दिन में वो करेक्ट हो गया एंड देन प्राइसेस सेम हो गए। या तो ऐसे भी होता है क्या अपॉर्चुनिटीज़? ऐसा भी होता है। सो अगेन जैसा मैंने बोला है कि फिज़िकली सारे कमोडिटीज़ एग्ज़ैक्टली सेम प्राइस है हुँ, अक्रॉस द वर्ल्ड। बट आपको जो फॉर एग्ज़ाम्पल सम ऑफ द एक्सचेंजेस में मैंने बोला कि फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में बहुत बड़ा सिल्वर का कंसाइनमेंट आया है, किसी ने इम्पोर्ट किया है, राइट? बेचने के लिए इम्पोर्ट किया है, उसको टाइम लगता है ना। आज मैं एक कंटेनर भर का या शिप भर का अपन सिल्वर लेके आया या गोल्ड लेके आया, तो आपको धीरे-धीरे अगले 2 महीने में आप बेचेंगे उसको, राइट? बट सडनली तो देयर इज़ अ एक्सेस सप्लाई, हुँ, राइट? तो आप क्या है कि इमीडिएटली जितना हो सके आप बेचने की कोशिश करेंगे सो दैट आपका कैपिटल रिलीज़ हो जाएगा। Right? Commodities में nothing is more important than churn of your capital because you work on a very wafer thin margins wholesale में, राइट? तो जितना ज़्यादा जल्दी बिक सके उतना बेटर है उसका, राइट? तो ही विल बी सेलिंग एट अ चीपर प्राइस दैन द हुँ, इम्पोर्टेड कमोडिटी आल्सो अगर डिमांड नहीं है तो। तो देन सडनली आपको दिखेगा एमसीएक्स में प्राइसेस लोअर चल रहे हैं और यूएस में कॉमेक्स में ग्लोबल प्राइस चल रहे हैं। ये दोनों के बीच में एक डिफरेंस है। हुँ, अगर ये दोनों में मैं ट्रेड कर सकता हूँ, मेरे पास अगर है एज़ अ रिटेल इन्वेस्टर आप नहीं कर सकते हैं बिकॉज़ आपको आरबीआई अलाउ नहीं करता है कि ग्लोबल मार्केट्स में डेरिवेटिव्स ट्रेड करें। बट एक दुबई बेस्ड कंपनी है या सिंगापुर बेस्ड कंपनी है समथिंग लाइक दैट जिनको दोनों जगह पे मेटल्स ट्रेड कर सकते हैं, राइट? तो वो कंपनी दोनों जगह के ये जो प्राइस का डिफरेंस है उसका फ़ायदा उठा सकता है, राइट? हुँ, सो बेसिकली ये आर्बिट्राज उसी ज्यूरिसडिक्शन में जो लोग हैं कि सम ऑफ दीज़ कॉल्ड आर न्यूट्रल कमोडिटी ज्यूरिसडिक्शंस। एक हो गया सिंगापुर, एक हो गया दुबई, देन हो गया लंदन एंड रॉटरडैम जो एम्स्टर्डम एंड रॉटरडैम। ये कमोडिटी हब्स है। यहाँ पे टैक्सेशन एंड रेगुलेशंस अलाउ यू टू ट्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड एंड वेरी सीमलेस बैंकिंग ट्रांज़ैक्शंस होते हैं। इसके वजह से ये हब्स बन जाता है। हुँ। Very interesting. So lastly, I think I'll do one interesting thing. So I'll just take a name of few commodities, and the last one will be the most important one for the people and investors. And you can tell me कि 2027 में आपको क्या लगता है कितना upside होगा, कितना downside होगा in Yeah, these commodities. yeah, And it'll also be helpful if you can tell the current price of the yeah. commodity. Okay, so let's start with copper. Current price and 2027 क्या लगता है? कॉपर में अराउंड 1200 के आसपास है। अगेन 25-30% हायर पोटेंशियल है। 5 टू 7% डाउनसाइड हो सकता है। सो आपको हमेशा कि दोनों साइड आपको बिकॉज़ सी जब से मैंने बोला यहीं से ऊपर जाने का चांसेस है। इट्स अ मार्केट, मार्केट Yeah, इज़ ऑलवेज़ लाइक ऊपर-नीचे होता रहता है। सो yeah, डाउनसाइड बहुत कम है, 5-7% डाउनसाइड आपका है एंड हायर साइड में 25-30%। got it. Aluminum. एल्यूमीनियम एक्चुअली वेरी लेस डाउनसाइड 5% आप डाउनसाइड पकड़ सकते हैं, अराउंड 15 टू 17% अपसाइड ओके एंड ये अभी ₹250 पर किलो पे ट्रेड रफली। कर रहा है। ठीक है, निकेल? निकेल एक्चुअली इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट बिकॉज़ इंडोनेशिया में माइनिंग रेगुलेशंस का आई थिंक एनवायरमेंटल फैक्टर्स को लेकर थोड़ा इश्यूज़ है वहाँ पे। बट ओवरऑल अपसाइड है बट वेरी लेस सो आई थिंक 10% का रेंज में ट्रेड करेगा अप एंड डाउन में ये। बहुत हुँ, बड़ा अपॉर्च्युनिटी नहीं है इसमें। हुँ, इट्स अ फ्लैट कमोडिटी, गॉट इट। बहुत ज़्यादा ऊपर-नीचे नहीं होगा। ज़िंक? ज़िंक अगेन वन ऑफ द लार्ज कमोडिटी ज़िंक जहाँ पे यूज़ होता है ना, इट इज़ यूज्ड इन गैल्वेनाइजिंग, राइट? गैल्वेनाइजिंग मतलब आयरन एंड अदर मेटल्स को ऊपर कोटिंग करने के लिए यूज़ करते हैं इसको एक्चुअली रस्ट से बचाने के लिए, राइट? सो दिस इज़ अ लार्ज कमोडिटी अराउंड 20% अपसाइड, अराउंड 8% डाउनसाइड। गॉट इट। सिल्वर? सिल्वर इज़ मुझे डाउनसाइड बहुत ही कम लगता है, 75-78 डॉलर्स के आसपास है। इंडियन मार्केट में 250 से लेके 270
डाउनसाइड में आपको 5-10% बहुत मुश्किल से है, बिकॉज़ स्ट्रक्चरली बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट क्या हुआ है कि मेरा जो टारगेट था अर्लियर $90 का टारगेट था। $90 में मोस्टली करंट फंडामेंटल्स आपको डिस्काउंट हो जाता है, व्हिच इज़ अराउंड 3,10,000 3,20,000 के आसपास का जो इंडियन प्राइसेस में ये करंट फंडामेंटली जस्टिफाइड और फेयर प्राइस है। बट अगर आप 1 साल के आगे जाते हैं, ये 3,50,000 3,60,000 तक हो सकता है। बट मार्केट ये 350 तो 1 ही 2 महीने में चला गया था। सो ये फेयर प्राइस से काफ़ी ऊपर चला गया, इसकी वजह से करेक्शन भी हुआ, 30-35% करेक्ट, करेक्शन हुआ है। गॉट इट। सो नाउ यू आर इन अ डिसेंट प्लेस। मुझे लगता है कि 3 महीना रेंज बाउंड रहेगा, उसके बाद अगस्त-सितंबर के बाद उसका नया रैली स्टार्ट हो सकता है। अपसाइड में आपको अराउंड 20% 25% है, डाउनसाइड में अराउंड 7-8%। गॉट इट। एंड लास्ट वन व्हिच इज़ गोल्ड। गोल्ड अगेन एज़ आई सेड बिकॉज़ गोल्ड इज़ करेंसी, राइट? मैं रिटर्न्स के लिए गोल्ड नहीं खरीदना चाहता हूँ। मैं सजेस्ट भी करता हूँ गोल्ड रिटर्न्स के लिए मत खरीदो। आपका परचेज़िंग पावर प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा आपका पोर्टफोलियो में हमेशा रहना चाहिए। चाहे प्राइस ऊपर जाए या कोई बोलेगा प्राइस यहाँ से 30% गिर भी जाएगा, फिर भी ये आपका पोर्टफोलियो का भी हेड्ज है ये। करेक्ट। तो आपको 10% 15% डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एबिलिटी आपके पास गोल्ड होना ही चाहिए एज़ अ डाइवर्सिफिकेशन फैक्टर। अ, जहाँ तक प्राइस की सवाल है, मेरे हिसाब से आपको $5,000 तक, $5,200 तक आपको ऊपर जा सकता है। अभी कितना है? सो लगभग वही 4600 4700 के आसपास है। डॉलर 4600 एन आउंस। हाँ, सो इंडिया में 2 लाख सॉरी 1,50,000 हुँ, 1,55,000 तक है। 2,10,000 तक अप हमारा अपसाइड टारगेट्स है। अगेन मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन आई एम सेइंग टारगेट, मैं 12 से 18 महीने का टाइम फ्रेम गॉट इट। में गिन के चल रहा हूँ। इट इज़ नॉट शॉर्ट टर्म, कल सुबह या जाके खरीदना नहीं है। हुँ, तो आप ये समझ के चलिए एंड ऑल्सो हमेशा जभी भी आप डेरिवेटिव्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं या ट्रेड कर रहे हैं, आपको कैश फ्लो के ऊपर आप कंट्रोल रखना चाहिए। आप जितना लॉस भर सकेंगे, जितना आपका लिक्विडिटी है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राइट? बहुत बहुत लोग फँस जाते हैं इसलिए कि उनके जो कैपेसिटी के ऊपर का पोज़ीशन ले लेते हैं एंड देन आप कैश फ्लो मैनेज नहीं कर पाएँगे, आपको पोज़ीशन लॉस बुक हो जाता है। बिकॉज़ दिस इज़ नॉट कैश मार्केट। अगर आप गोल्ड कॉइन खरीद रहे हैं, आपने लॉकर में रख दिया, नोबडी इज़ गोइंग टू आस्क हुँ, मनी। बट आप एमसीएक्स में गोल्ड खरीद रहे हैं, आपका डेरिवेटिव से एवरी डे आपका प्राइस ऊपर-नीचे हो रहा है, तो आपको कैश फ्लो का मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। गॉट इट। Amazing. Super insightful, super interesting conversation. Last question, which I ask all my guests. If you were in the shoes of Kushal Lodha and if you were interviewing Mr. Kishore Narne, what is one question you'd like to ask him towards the end? आई थिंक आई डोंट नो दैट्स नॉट एक्सपेक्टेड तो मेबी आई थिंक इंडिया में कमोडिटी मार्केट्स का क्या रोल होना चाहिए? Hmm. बिकॉज़ एज़ ऑफ नाउ अ, हम एज़ एन इन्वेस्टर ट्रेडर exchanges, members, brokers and government of India also इसको मोर और लेस एक स्पेक्युलेटिव एसेट क्लास जैसा देख रहे हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि ये मेक इन इंडिया स्टोरी और आपको मेक इन इंडिया जो मैन्युफैक्चरिंग पुश आपको करना है, तो ए वेरी वाइब्रेंट मतलब बहुत ही हेल्दी कमोडिटी मार्केट एब्सोल्युटली एसेंशियल है। ये फ्रॉम द पॉलिसी मेकर्स एट द हाईएस्ट लेवल टू रेगुलेटर्स एंड एक्सचेंज इस नीड को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। एज ऑफ नाउ हम उस नीड को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट इन नेशन बिल्डिंग एंड वी कैन कंट्रीब्यूट टू नेशन बिल्डिंग। सो दैट इज वो दर्जा अभी तक कमोडिटी मार्केट्स को आया नहीं है। इसको मोर और स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास जैसा देख रहे हैं, तो विच इज नॉट द ओनली एस्पेक्ट ऑफ द कमोडिटी मार्केट। सो Hmm. आई थिंक Yeah. दैट्स वेयर आई कैन कंक्लूड। या आई थिंक दैट्स अ पावरफुल वन बिकॉज़ जैसे आपने बताया कि चाइना में भी जैसे कमोडिटी मार्केट ने पूरा ग्रो किया था, इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हुआ था, वैसे इंडिया में भी आई थिंक ज़रूरत है। एंड लॉट ऑफ पीपल हैव दिस मिथ एंड मिसकंसेप्शन कि ये सिर्फ स्पेकुलेशन और ट्रेडिंग के लिए किया जाता है। बट आई थिंक इफ समवन कैन स्टडी इट वेरी डीपली, इट कैन बी यूज्ड फॉर अ लॉट ऑफ गुड पर्पस एज़ वेल। या थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर नॉलेज एंड विज़डम. Trust me, I got to learn so much from this and you explained like a very like a natural teacher honestly. So I mean जो भी ये देख रहे हैं उनको I'm sure बहुत अच्छे से समझा होगा. Thank you so much for doing this and all the इट best. वाज एब्सोल्यूट प्लेजर।
थैंक यू, थैंक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट वी कैन गिव यू मोर वैल्यू एडिटिव कंटेंट इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। हमको ये बताइए कि आपको कौन से काइंड ऑफ गेस्ट चाहिए, हमको ये बताइए कि कौन से क्वेश्चंस मुझे नहीं पूछने चाहिए थे, कौन से क्वेश्चंस मुझे और पूछने चाहिए थे ताकि आपको और ज़्यादा वैल्यू मिल सके, और कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आए ताकि हम लोग ये पार्ट स्ट्रीम कर सकते फ्यूचर एपिसोड्स में। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड कीप शेयरिंग ऑल आवर एपिसोड्स विद योर फ्रेंड्स एंड कीप गिविंग अस फीडबैक so that we can improve and come up with better quality content.